नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। स्टोरी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको नई स्टोरीज और अपडेट्स मिलते रहेंगे। ज्वाइन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें। अध्याय 399, मार्शल आर्ट में सफलता, महान स्तर। बूढ़े आदमी, तुमने कहा था कि तुमने 48 अरब कमाए, रोशनी मेहरा ने कुछ अविश्वास के साथ कहा। कैमल कंट्री के साथ एक ही सौदे से 10 बिलियन का मुनाफा होना पहले से ही बहुत बड़ी बात है। उन्होंने 48 बिलियन कहाँ से कमाए? हाँ, अयान सक्सेना मुस्कुराए। रोशनी मेहरा ने गहरी सांस ली और कहा, आप पैसे कैसे कमाते हैं बूढ़े आदमी? आप पैसे कमाने के लिए अपने हैकिंग कौशल का उपयोग नहीं करते हैं, है ना? अयान सक्सेना ने अपना सिर हिलाया। बेशक मैं नहीं, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। अगर मैं अपनी हैकिंग क्षमता का इस्तेमाल अवैध रूप से पैसा बनाने के लिए करता हूं, तो क्या खबर बाहर आने पर हर कोई मेरी निंदा नहीं करेगा? ये वायदा बाजार में पैसा बनाने जैसा है। मैंने देश को 40 बिलियन डॉलर दिए और देश से बाजार में मेरी मदद करने को कहा। ठोस अवस्था बैटरियों के उद्भव से अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार प्रभावित होगा। रोशनी मेहरा ने राहत की सांस ली। मैंने देश की बहुत सारी समस्याओं को सुलझाने में मदद की है। मंत्री अमित सिंह ने कहा कि उच्च अधिकारियों ने फैसला किया है कि मुझे इस तरह के धन पर कर नहीं देना है। अब मेरे पास 900 छोटे लक्ष्य हैं। अयान सक्सेना मुस्कुराए। बोलते बोलते उन्होंने टेक्स्ट मैसेज खोला और रोशनी मेहरा को दिखाया। मूलतः उनके कार्ड पर 2 बिलियन शेष थे और उन्होंने अभी तक 88 बिलियन स्थानांतरित किए थे, जो कि ठीक 900 छोटे गोल के बराबर था। ये रोशनी मेहरा थोड़ा स्तब्ध थीं। जू परिवार की संपत्ति अब बहुत बढ़ गई है, करीब 100 बिलियन, लेकिन अयान सक्सेना की संपत्ति और भी तेजी से बढ़ रही है। अयान सक्सेना के पास 90 बिलियन की नकदी और संपत्ति है। अकेले उस निजी जेट की कीमत 3 अरब से अधिक है और अयान सक्सेना के पास स्टार ड्रीम टेक्नोलॉजी और टोंगक्सिन नेटवर्क जैसी कंपनियों के शेयर भी हैं। अयान सक्सेना के पास सॉलिड स्टेट बैटरी का भी पेटेंट है। उन्हें उत्पादित प्रत्येक ठोस अवस्था बैटरी के लिए पेटेंट शुल्क प्राप्त होगा। कुल मिलाकर अयान सक्सेना की संपत्ति निश्चित रूप से 100 अरब से अधिक है। बूढ़े आदमी, अब आप मेरे पिता से भी अमीर हैं। रोशनी मेहरा ने मधुर मुस्कान बिखेरी। अयान सक्सेना मुस्कुराए और बोले, तो आपको क्या उपहार चाहिए पत्नी? आपको कुछ 100 मिलियन देना कोई समस्या नहीं है। मुझे इतना महंगा उपहार नहीं चाहिए। रोशनी मेहरा ने अपनी बात पूरी होने से पहले ही प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने नखरे से कहा, बूढ़े आदमी, क्या तुम कुछ 100 मिलियन खर्च करने के बारे में गंभीर हो? अयान सक्सेना ने हंसते हुए कहा, गंभीर मत बनो। मेरे कार्ड पर 90 बिलियन है और मैं तुम्हें 300 से 500 मिलियन दे सकता हूँ। क्या यह आसान नहीं है? हनी, क्या तुम गलत सोच रहे हो? हे। रोशनी मेहरा ने अयान सक्सेना को देखकर अपनी खूबसूरत आंखें घुमाईं। बॉस, आपके पास इतनी नकदी है, क्या आप कुछ कंपनियों में निवेश करने और उनके शेयर खरीदने की योजना नहीं बना रहे हैं? रोशनी मेहरा ने पूछा। अयान सक्सेना ने अपना सिर हिलाया। मैं इस बारे में परेशान नहीं होना चाहता। दूसरे लोगों की कंपनियों में निवेश करना समय लेने वाला और श्रमसाध्य है और मैं पैसे भी खो सकता हूं। मैं वित्तीय बाजार में पैसा बनाने के अवसर की प्रतीक्षा कर सकता हूं। रोशनी मेहरा ने संदेह से पूछा, मिस्टर लाओ, क्या आप इस तरह से नकदी खर्च नहीं करने वाले हैं? ऐसा लगता है कि इस तरह से पैसे बचाने का कोई मतलब नहीं है। अयान सक्सेना, वर्तमान विश्व स्थिति को देखते हुए विश्व युद्ध की संभावना कम है। संघर्ष मुख्य रूप से व्यापार युद्ध, वित्तीय युद्ध, प्रौद्योगिकी युद्ध और सूचना युद्ध हैं। अब हम सूचना युद्ध से नहीं डरते। हम व्यापार युद्ध और प्रौद्योगिकी युद्ध में और अधिक मजबूत होते जा रहे हैं। लेकिन वित्तीय युद्ध के मामले में हम बहुत पीछे हैं। अधिक धन बचाए, क्योंकि ये सभी ऐसी गोलियां हैं जिनका उपयोग वित्तीय युद्ध की स्थिति में किया जा सकता है। रोशनी मेहरा, बूढ़े आदमी, वे हमें काट नहीं सकते, है ना? अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। संयुक्त राज्य अमेरिका का हमारे देश को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन वे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुम्हें अभी भी सावधान रहना होगा। रोशनी मेहरा ने कहा, ज्यादा चिंता मत करो बूढ़े आदमी। देश ऐसी चीजों से जरूर निपट लेगा। अयान सक्सेना मुस्कुराए। मैं चिंतित नहीं हूं। जब तक मैं अपना स्टॉल नहीं फैलाता, मेरी कमजोरियां कम होती जाएंगी। मैं अभी भी उन्हें फायदा उठाने के अवसर की तलाश में हूं। रोशनी मेहरा अयान सक्सेना की बाहों में सिमट गई और बोली, मेरे प्यारे, मुझे कोई उपहार नहीं चाहिए। मैं बस चाहती हूं कि तुम सुरक्षित और स्वस्थ रहो। अगर तुम सुरक्षित हो तो हमारा पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा।
अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे डर है। अयान सक्सेना के जीवित रहते हुए दुश्मन के लिए उसे निशाना बनाना मुश्किल है। उन्हें अगवा करना मुश्किल है क्योंकि वे सभी राष्ट्रीय सुरक्षा द्वारा संरक्षित हैं। अगर वे मारे गए तो अयान सक्सेना का बदला भयानक होगा। इस बार पूर्वी सकुरा पर हुए हैकर हमले की तरह कुल नुकसान कम से कम 100 बिलियन या 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर का होगा। ऐसा करने पर देश को भारी नुकसान उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जहां तक साधारण बलों का प्रश्न है, अफ्रीका में प्रतिक्रियावादी सशस्त्र बलों को देखें। उनमें से हजारों पूरी तरह से जम गए। चिंता मत करो, मैं जल्द ही सफलता प्राप्त कर लूंगा। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, मेंग्याओ, थोड़ा आराम करो। मैं फैन लॉटरी की वेबसाइट देखने जा रहा हूँ। रोशनी मेहरा ने सिर हिलाया। अयान सक्सेना अध्ययन कक्ष में पहुंचे। जल्द ही उन्हें वह वेबसाइट मिल गई जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। हर कोई अपनी पहचान संबंधी जानकारी भरता है और एक नंबर प्राप्त करता है, और हर किसी का नंबर अलग होता है। यदि लॉटरी में 9000 से अधिक प्रशंसक भाग लेते हैं तो पहला प्रशंसक निश्चित रूप से जीत जाएगा और हर दूसरे प्रशंसक को निकाला जाएगा। यदि 90,000 प्रशंसक हैं तो हर 19वां प्रशंसक निकाला जाएगा। यह असंभव है कि लॉटरी में भाग लेने वाले लोगों की संख्या 3000 का गुणक हो और अंत में जिनके पास 3000 से कम राशि होगी वे अवसर खो देंगे। पहला भाग्यशाली व्यक्ति जीत जाएगा और बाकी सभी बाहर हो जाएंगे। यह उचित है। इतना ही। अयान सक्सेना मन ही मन बुदबुदाया। लॉटरी वेबसाइट का URL जल्द ही घोषित किया जाएगा। कई प्रशंसकों ने जल्दी से लॉक नंबर पंजीकृत कर लिया। मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता? मैं फंस गया हूं और अंदर भी नहीं जा सकता। वेबसाइट पर एक बार में केवल 50,000 लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। कुछ समय बाद प्रवेश करना असंभव हो गया और दिखाया गया कि वहां कतार लगी हुई है। जब मैंने ये समाचार देखा तो मैंने तुरंत कार्रवाई की, लेकिन अंततः मैं पीछे रह गया। घबराओ मत, जब तक तुम अंत में नहीं हो। मास्टर अर्जुन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम आगे हो या पीछे। लॉटरी के नियमों की घोषणा बहुत पहले ही कर दी गई थी। प्रशंसक यदि तुरंत न आए तो उन्हें कोई जल्दी नहीं है। 3 दिन देखते ही देखते बीत गए। चित्रकारी खत्म हो गई है। लॉटरी में 10 मिलियन से अधिक लोगों ने भाग लिया। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को देखकर अयान सक्सेना को थोड़ी हैरानी हुई। उन्हें लगा था कि ऑटोग्राफ सेशन में करीब 100,000 लोग आना चाहेंगे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग जाना चाहेंगे। उन्होंने अपने वर्तमान प्रभाव को बहुत कम आंका। यदि वह केवल परिकथाएं ही लिखते तो भले ही उनके बहुत सारे प्रशंसक होते, बहुत कम लोग उनकी पुस्तक पर हस्ताक्षर सत्र में आना चाहते। लेकिन वह अन्य पहलुओं में भी अच्छे हैं, और आजकल वह इंटरनेट पर भी बहुत कम दिखाई देते हैं। लॉटरी में 12 मिलियन से अधिक लोगों ने भाग लिया। ये वास्तव में डरावना है। वाह, मैं बहुत तेजी से आगे निकल गया और बहुत आगे निकल गया। वहाँ 12 मिलियन से अधिक लोग हैं, लेकिन उनके बीच का अंतर 4000 से अधिक है। मेरी रैंक 2000 से अधिक है। मैं जीत गया। हा। ड्रॉ समाप्त हो चुका है और सभी को जल्द ही पता चल जाएगा कि वे जीते हैं या नहीं। अगर आप जीत जाते हैं लेकिन जाना नहीं चाहते तो आप इसे वापस कर सकते हैं, लेकिन आप इसे बेच नहीं सकते। शेष स्थानों पर फिर से ड्रॉ किया जा सकता है। 2 दिन और बीत गए। मेजबान, आपकी प्राचीन मार्शल आर्ट ताइची पौराणिक स्तर तक पहुंच गई है। सिस्टम की आवाज अयान सक्सेना के दिमाग में गूंज रही थी। अयान सक्सेना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अंततः ये यहाँ है। अयान सक्सेना के दिमाग में बहुत सारी जानकारी भर गई। साथ ही अयान सक्सेना के शरीर में भी आंतरिक शक्ति भर गई। सिस्टम की मदद से उसके शरीर की हर कोशिका बदल रही थी। पिताजी, ये तो अजीब है। अनिंदिता सक्सेना ने अपना अभ्यास रोककर संदेह से पूछा। अयान सक्सेना की प्राचीन मार्शल आर्ट ताइची को उन्नत कर महान स्तर तक पहुंचाया गया तथा अनिंदिता सक्सेना की मार्शल आर्ट प्रतिभा में भी सुधार किया गया। अनिंदिता सक्सेना की शुरुआती मार्शल आर्ट प्रतिभा लगभग 35 वर्ष की थी। जब वे ग्रैंड मास्टर स्तर पर पहुंचे तब अनिंदिता सक्सेना की मार्शल आर्ट प्रतिभा लगभग 70 तक पहुंच गई। अब इनकी संख्या 100 से अधिक हो गई है। यह मार्शल आर्ट प्रतिभा पहले से ही काफी मजबूत है। भविष्य में अनिंदिता सक्सेना का प्रशिक्षण फास्ट ट्रैक पर होगा। अध्याय 400 रोशनी मेहरा को बेहतर बनाने में मदद करें। सिसी, इसमें अजीब क्या है? रोशनी मेहरा ने पूछा। अनिंदिता सक्सेना ने हैरानी से कहा, माँ, मुझे नहीं पता, मुझे तो ये बहुत अजीब लगता है। पति रोशनी मेहरा ने अयान सक्सेना की ओर देखा। अयान सक्सेना ने अनिंदिता सक्सेना की नब्ज टटोली और कहा, शीशी ठीक है। शायद उसे अचानक कुछ समझ आ गया और उसकी प्रतिभा में सुधार हुआ। हाँ, अनिंदिता सक्सेना ने सिर हिलाया। ऐसा लगता है। पापा, चलिए जारी रखते हैं। मुझे लगता है कि अब मैं बेहतर कर सकती हूँ। अच्छा, अयान सक्सेना मुस्कुराए।
उन्होंने रोशनी मेहरा और अनिंदिता सक्सेना को पढ़ाना जारी रखा। अनिंदिता सक्सेना रोशनी मेहरा के सामने अभ्यास करने के लिए खड़ी हुई और रोशनी मेहरा ने पाया कि अनिंदिता सक्सेना की प्रतिभा में सचमुच सुधार हुआ है। अनिंदिता सक्सेना ने पहले भी यह काम काफी मानक तरीके से किया था, लेकिन अब उनकी चाल स्पष्ट रूप से अधिक गोल थी। अभ्यास के बाद रोशनी मेहरा ने आश्चर्य से पूछा, हनी, ऐसा कैसे हुआ? जीक्सी की प्रतिभा में सचमुच सुधार हुआ है। अयान सक्सेना ने कहा, मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन होता है। मैंने पहले भी कहा है कि मार्शल आर्ट में उनकी अच्छी प्रतिभा है। उनकी प्रतिभा का पहले पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है। हमने अब तक काफी कुछ उजागर कर लिया है। मुझे लगता है कि उसकी मार्शल आर्ट प्रतिभा में अभी भी सुधार किया जा सकता है। रोशनी मेहरा ने उत्सुकता से पूछा, मेरे पति कहाँ हैं? अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, आप भी सुधार कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए खुद को सुधारना कठिन है। आपको सुधारने के लिए मेरी मदद की जरूरत है। मैं आपकी ताकत बहुत बढ़ा सकता हूं, लेकिन ये लंबे समय में आपकी क्षमता को नुकसान पहुंचाएगा। लंबे समय में आपकी ताकत निश्चित रूप से सिसी की तुलना में कम हो जाएगी। अनिंदिता सक्सेना ने मधुर स्वर में कहा, माँ, पिताजी और मैं आपकी रक्षा करेंगे। रोशनी मेहरा ने अनिंदिता सक्सेना को चूमा। पति जी, अगर भविष्य में मैं अकेले ही अभ्यास करूं तो क्या होगा? अयान सक्सेना ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, यदि आप अकेले अभ्यास करेंगे तो 10 साल तक अभ्यास करने पर भी आपको ज्यादा सुधार नहीं दिखेगा। आपको खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है। रोशनी मेहरा ने असहाय होकर कहा, ठीक है जीक्सी, चलो पियानो का अभ्यास करने के लिए उस कमरे में चलते हैं। अनिंदिता सक्सेना ने सिर हिलाया, हाँ। अयान सक्सेना में अब पूरी तरह सुधार हो चुका था। उसकी अंदरूनी ताकत बहुत बढ़ गई थी और उसका डिफेंस भी मजबूत और तेज हो गया था। उसकी 5 इंद्रियों में बहुत सुधार हुआ है। खतरे को भांपने की क्षमता में भी काफी सुधार हुआ है। जनरल, क्या अब मैं स्नाइपर फायर से बच सकता हूँ? अयान सक्सेना ने मन ही मन पूछा। कमांडर सुकुन, तुम टिके रह सकते हो, लेकिन अगर एक ही समय में कई लोग तुम पर हमला करते हैं तो तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे। मैं मूर्ख नहीं हूँ। जब मुझे खतरा महसूस होता है तो मैं तुरंत भाग जाता हूँ। अयान सक्सेना ने मन में कहा, टोंग, घास पर उड़ने का मेरा कौशल, अगर मैं पौराणिक स्तर तक पहुंच सकता हूं तो क्या मैं छोटी दूरी तक उड़ सकता हूं? भले ही वह महान स्तर तक पहुंच गया है, फिर भी वह उड़ नहीं सकता। फूटोंग, शू जिन, लगभग वही। यदि आपका किंगबोंग घास उड़ान कौशल पौराणिक स्तर तक पहुंच जाता है तो आप अपने पैरों को गीला किए बिना कई 100 मीटर चौड़ी नदी को पार कर सकते हैं। यदि कोई काल्पनिक विमान एक बार में कुछ किलोमीटर तक उड़ सकता, अयान सक्सेना ने मन ही मन कहा, उसे नहीं पता कि वह पौराणिक स्तर तक कब पहुंच पाएगा। पौराणिक स्तर की तो बात ही छोड़िए, इसलिए उसे अभी से सपने देखना बंद कर देना चाहिए। लेकिन अयान सक्सेना जल्दी में नहीं था। वह उड़ने में सक्षम होने के लिए उत्सुक था और अब यह बुरा नहीं था। अपने महान कौशल के स्तर के साथ वह थोड़ी मदद से आसानी से सैकड़ों मीटर उड़ सकता था। काल्पनिक दुनिया में अपनी ताकत के साथ वह सिर्फ एक नौसिखिया है, लेकिन मार्शल आर्ट की दुनिया में वह बॉस है। एक आधुनिक शहर में यह एक अजेय अस्तित्व है। बेशक इस अजेयता का अर्थ आधुनिक हथियारों का उपयोग न करना है। यदि देश को उससे निपटने के लिए सभी प्रकार के विमानों और तोपखानों का उपयोग करना पड़े तो भी उसकी वर्तमान ताकत पर्याप्त नहीं होगी। उसे अभी भी अपनी ताकत में सुधार जारी रखने की जरूरत है। पौराणिक स्तर तक अपग्रेड करना आसान नहीं है। अयान सक्सेना मन ही मन बुदबुदाया। पौराणिक स्तर के लिए कुल अनुभव 200 घंटे का है और पौराणिक स्तर के लिए कुल अनुभव 400 घंटे जितना है। प्रिय, तुम किस बारे में सोच रहे हो? रोशनी मेहरा ने अयान सक्सेना की ओर देखा और कहा। अयान सक्सेना को होश आया और वह मुस्कुराया। शीशी, क्या माँ ने अच्छा खेला? तालियां कहाँ हैं? पाह! अनिंदिता सक्सेना ने जोरदार ताली बजाए। अयान सक्सेना ने भी ताली बजाए। रोशनी मेहरा खड़ी हो गई। शीशी, इधर आओ। हाँ। अयान सक्सेना और उसके दोस्तों ने आधे घंटे तक पियानो बजाया। अयान सक्सेना की पियानो कला भी महान स्तर के करीब है, लेकिन यह आज तक नहीं आई है। यह शायद कल या परसों आएगी। रात। अनिंदिता सक्सेना सो गईं। रोशनी मेहरा और अयान सक्सेना गेम खेलने के लिए दूसरे बेडरूम में चले गए। रोशनी मेहरा अपनी गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के दौरान ऐसा नहीं कर सकी, लेकिन उनके पास अयान सक्सेना के साथ खेलने के अन्य तरीके थे। पत्नी, कृपया पालथी मार कर बैठो, अयान सक्सेना ने कहा। खेल खत्म हो गया है। रोशनी मेहरा ने असमंजस में पूछा, पति जी, आप पैर मोड़कर क्यों बैठे हैं? अयान सक्सेना ने कहा, मैं कुछ मेरिडियन खोलने में आपकी मदद करूंगा। क्या ये पहले साफ नहीं किया गया था? रोशनी मेहरा उठ बैठी और बोली। अयान सक्सेना, मेरी साधना में सुधार हुआ है।
पहले मैं जो मध्याह्न रेखाओं को जानता था वे अब की रेखाओं से भिन्न हैं। और इससे पहले ये सिर्फ ड्रेजिंग थी। मैं अब आपकी मेरिडियन को काफ़ी हद तक विस्तारित करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। रोशनी मेहरा ने आश्चर्य से कहा, पति, ज़ीक्सी की प्रतिभा में सुधार हुआ है और आपकी साधना में भी सुधार हुआ है। अयान सक्सेना, मुझे पहले ही पदोन्नति मिल चुकी है। रोशनी मेहरा ने कहा, पति, आप पहले भी चुपके से ज़ीक्सी की मदद कर रहे थे। अब जब ज़ीक्सी की प्रतिभा में सुधार हुआ है तो आपके पास उसे सुधारने में मेरी मदद करने का समय है। अयान सक्सेना मुस्कुराए लेकिन कुछ नहीं बोले। इससे पहले उन्होंने अनिंदिता सक्सेना को बेहतर बनने में मदद नहीं की थी। रोशनी मेहरा को लगता है कि यह एक अच्छा विचार है। मेंग्याओ, पालथी मार कर बैठो और अपना ध्यान एकाग्र करो। अपने शरीर में गर्मी को ध्यान से महसूस करो, अयान सक्सेना ने याद दिलाया। रोशनी मेहरा ने हल्का सा सिर हिलाया। अयान सक्सेना ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। रोशनी मेहरा पहले तो चिंतित थी कि वह इसे स्पष्ट रूप से महसूस नहीं कर पा रही थी, लेकिन जब अयान सक्सेना ने अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग किया तो उसने पाया कि वह गर्म धारा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती है। अयान सक्सेना ने अपनी आंतरिक ऊर्जा को नियंत्रित किया और रोशनी मेहरा के शरीर में प्रवाहित करना शुरू कर दिया। उनकी प्राचीन मार्शल आर्ट कौशल पौराणिक स्तर तक पहुंच गए हैं और उनकी आंतरिक शक्ति बेहद मजबूत है। आंतरिक बल के गुजरने के बाद रोशनी मेहरा की मेरिडियन थोड़ी फैल गई। उसकी मेरिडियन पहले भी आंतरिक बल द्वारा पोषित हो चुकी थी, इसलिए मेरिडियन को इस तरह से फैलाने में कोई समस्या नहीं थी। लगभग 1 घंटे बाद पहला दौर खत्म हो गया। मेंग्याओ, यह आपके अभ्यास का भविष्य का मार्ग है। अयान सक्सेना कुछ देर के लिए रुक गए। रोशनी मेहरा ने कमजोरी से कहा, पति जी, मुझे याद नहीं है। 1 घंटे में कई मध्याह्न रेखाएं गुजरती हैं। अयान सक्सेना ने कहा, यह सामान्य बात है कि आप इसे एक बार में याद नहीं रख सकते। मैं कार्रवाई का मार्ग तैयार करूंगा और आप इसे सप्ताह के दिनों में देख सकते हैं। इसके अलावा मैं इसे हर रात 2 बार आपके लिए विस्तारित करूंगा। मेरिडियन फैलाव एक बार में नहीं होता है, इसमें संभवतः 1 माह का समय लगेगा। आपके पास अपना मार्ग याद करने के लिए पर्याप्त समय है। रोशनी मेहरा ने राहत की सांस ली। पति, मेरी मेरिडियन में सुधार हुआ है, तो क्या मैं और भी अधिक शक्तिशाली हो सकती हूँ? अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक। यदि आप भविष्य में अधिक ध्यान का अभ्यास करेंगे तो आप धीरे धीरे उस थोड़ी सी आंतरिक शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाएंगे जो मैंने आपके शरीर में छोड़ी है। एक बार जब आप इसे नियंत्रित कर लेंगे तो मैं आपको और अधिक आंतरिक शक्ति प्रदान करूंगा। रोशनी मेहरा, पति जी, इसका आप पर कोई असर नहीं होगा, है ना? अयान सक्सेना ने अपना सिर हिलाया। मेरे लिए इतनी आंतरिक ऊर्जा कुछ भी नहीं है। यदि आप अपनी ताकत में सुधार कर सकें तो मैं भविष्य में अधिक सहज महसूस करूंगा। चलो पहले दौर से शुरू करते हैं। अयान सक्सेना ने अपनी बात समाप्त करने के बाद रोशनी मेहरा की नाड़ी रेखा को फैलाना शुरू कर दिया। अध्याय 401 में मास्टर अर्जुन से मिलना चाहता हूँ। मध्याह्न रेखा का दूसरा फैलाव 1 घंटे के बाद समाप्त हो जाता है। रोशनी मेहरा ने अपनी मुट्ठी भींच ली और कहा, पतिदेव, अब मुझमें पूरी ताकत आ गई है। मैं एक गाय को मार सकती हूँ। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अपग्रेड के बाद का एक भ्रम था। आप अपने उत्कर्ष काल में हैं। रोशनी मेहरा ने विनम्रतापूर्वक कहा, लेकिन मुझे सचमुच ऐसा लगता है कि मैं और मजबूत हो गई हूँ। अयान सक्सेनायु, पहली बार जब आप अपनी मेरिडियंस को फैलाते हैं तो स्वाभाविक रूप से प्रभाव सबसे अधिक होगा, लेकिन आपकी मेरिडियंस अभी फैली हैं और आपके शरीर की कोशिकाएं अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंची हैं। पहले आपकी मध्याह्न रेखाएं अवरुद्ध मिट्टी की सड़कों की तरह थीं। जब मैंने उन्हें साफ कर दिया तो वे सामान्य ग्रामीण मिट्टी की सड़कों की तरह हो गईं। अब वे सामान्य ग्रामीण सीमेंट सड़कों की तरह हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सड़कें बनानी होंगी। अब सड़कें बन गई हैं, लेकिन आसपास का निर्माण अभी तक शुरू नहीं हुआ है। रोशनी मेहरा ने जीभ बाहर निकाली। ओह प्रिय, आपकी मध्याह्न रेखाएं किस प्रकार की सड़कों से मेल खाती हैं? अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी मध्याह्न रेखाएं अब बिना किसी गति सीमा वाले 10 कारों वाले राजमार्ग के बराबर हैं। रोशनी मेहरा ने चुपके से अपनी जीभ चटकाई। ये तो बहुत दूर की बात थी। हनी, एक बार जब मेरा शरीर इसकी आदत डाल लेगा तो 1 महीने में मैं कितना मजबूत हो जाऊंगा। अयान सक्सेना, मेरिडियन का विस्तार होने में 1 महीने का समय लगेगा और आपका शरीर 3 महीने के बाद पूरी तरह से सक्षम हो जाएगा। तब तक आपके शरीर में पहले से ही कुछ आंतरिक शक्ति होगी। एक व्यक्ति के लिए 30 या 40 लोगों से लड़ना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। रोशनी मेहरा की आंखें चमक उठीं। तब तक मैं मास्टर बन जाऊंगा। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक आप मास्टर हैं। उस समय आपके पास आंतरिक शक्ति होती है, लेकिन दूसरों के पास नहीं होती।
जब हाथ से हाथ की लड़ाई का बादशाह आएगा तो आप सिर्फ मैल के अलावा कुछ नहीं रह जाएंगे। यदि आप गर्भवती नहीं होती तो आप अभी सैनिकों के राजा से लड़ सकती थीं। रोशनी मेहरा खुशी से मुस्कुराए। पत्नी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा स्वभाव हिंसक होगा। अयान सक्सेना मुस्कुराए। रोशनी मेहरा ने नर्म स्वर में कहा, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं बस मजबूत बनना चाहती थी ताकि खतरे की स्थिति में मैं खुद की और यहाँ तक कि ज़ीक्सी की भी रक्षा कर सकूं। मैं किसी को मारना नहीं चाहता। मैं सोने जा रही हूँ। पतिदेव, मुझे वहाँ ले चलो। वे इस शयनकक्ष के बिस्तर पर खेलते थे, लेकिन रात में वे अनिंदिता सक्सेना के साथ मुख्य शयनकक्ष में ही सोते थे। अयान सक्सेना ने राजकुमारी रोशनी मेहरा को गले लगाया। रोशनी मेहरा सोने जा रहे थे क्योंकि उन्हें अभी भी उन विशेषज्ञों और शिक्षाविदों के ईमेल का जवाब देना था। जब देश तेजी से विकास करेगा और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यहाँ तक कि पूरे पश्चिमी विश्व को पीछे छोड़ देगा, तभी दुश्मन रुकेंगे। कई चीनी लोग इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वह अपने परिवार के साथ भी रहे। कई वैज्ञानिक अपने देश के कारण कई वर्षों तक अपने परिवार से नहीं मिल पाते। डॉक्टर R.K. शर्मा, आपने जो प्रश्न पूछा है वह ये है, शिक्षाविद लियू अयान सक्सेना ने प्रत्येक ईमेल का सावधानीपूर्वक उत्तर दिया। उनकी विमान निर्माण तकनीक अभी तक पौराणिक स्तर तक नहीं पहुंची है, लेकिन ग्रैंड मास्टर स्तर पहले से ही शीर्ष स्तर है और उन्हें इस तकनीक की बहुत व्यापक समझ है। शंघाई हाई स्पीड रेल स्टेशन। हाई स्पीड ट्रेन से एक बैकपैकर उतरा। उसका नाम विक्रांत कुमार था। वह चीनी था और उसके पास चीनी पहचान पत्र भी था, लेकिन उसकी पहचान कुछ और थी। वह पूर्वी सकुरा देश में प्रशिक्षित एक निंजा है। ये निंजा बेशक फिल्मों और टीवी में दिखाए जाने वाले निंजा की तरह उड़ने या छिपने में सक्षम नहीं है, लेकिन उनमें मजबूत लड़ने की क्षमता है और वे विभिन्न ठंडे हथियारों का इस्तेमाल करने में अच्छे हैं। निंजा और विशेष के बीच अंतर है। वे घुसपैठ, खुफिया जानकारी जुटाने आदि में विशेष रूप से अच्छे होते हैं और बल प्रयोग करते समय वे आग्नेयास्त्रों का प्रयोग करते हैं। विक्रांत कुमार जैसे निंजा मुख्य रूप से लोगों को मारने का प्रशिक्षण लेते हैं। विक्रांत कुमार तेजी से भीड़ के पीछे स्टेशन से बाहर चले गए। वह किसी भी अन्य यात्री की तरह ही दिख रहा था। बीप बीप, मैजिक सिटी में स्थापित कमांड रूम में अलार्म बज उठा। अयान सक्सेना ने हाई स्पीड रेलवे स्टेशन पर निगरानी प्रणाली संभाली थी। अगर कैमरे में सैन्य प्रशिक्षुओं की तस्वीर कैद होती तो अलार्म बज जाता। यहाँ एक और आ रहा है, उसका डेटा खींचो। कमांड रूम में एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी मुस्कुराया। जल्द ही विक्रांत कुमार की जानकारी बड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई। निर्देशक झाओ, इस आदमी में निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। उसका रिकॉर्ड बहुत साफ है, लेकिन उसने सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के बगल में खड़े व्यक्ति ने कहा। चीनी व्यक्ति ने सिर हिलाया। वहां मौजूद हमारे लोगों से कहो कि वे विक्रांत कुमार के आसपास कम लोगों के होने तक प्रतीक्षा करें और उसे चाय पीने तथा जांच के लिए आमंत्रित करें। ठीक है, झाओ जू। आदेश शीघ्र ही हाई स्पीड रेल स्टेशन तक प्रेषित कर दिया गया। कुछ ही देर में सादे कपड़ों में 4 पुलिसकर्मी विक्रांत कुमार के पास पहुंचे। इन 4 पुलिसकर्मियों में से 2 राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो से थे और बाकी 2 हाई स्पीड रेलवे स्टेशन पर तैनात आम पुलिसकर्मी थे। विक्रांत कुमार ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसे लंबे समय से निंजा हत्या का प्रशिक्षण दिया गया है और वह दूसरों द्वारा की जाने वाली दुश्मनी के प्रति बहुत संवेदनशील है। उसे इस बात का पूरा एहसास है कि पुलिस उसे निशाना बना रही है। हाई स्पीड रेल स्टेशन पर बहुत सारे पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। मुझे निशाना बनाए जाने और भागकर बाहर निकल जाने की संभावना कम है। यह विचार विक्रांत कुमार के मन में कौंधा। वह तुरंत अपने सबसे करीब खड़ी लड़की की तरफ दौड़ा। पास में खड़े पुलिस वालों को उम्मीद नहीं थी कि वह इतना निर्णायक होगा। इससे पहले कि वे अपनी बंदूकें निकाल पाते, लड़की को विक्रांत कुमार ने काबू कर लिया। लड़की डर के मारे चिल्लाने लगी। चुप रहो, अगर जीना है तो हंगामा मत करो, विक्रांत कुमार ने डांटा। लड़की ने डर के मारे अपना मुंह ढक लिया। विक्रांत कुमार, उसे जाने दो। पास में खड़े 4 पुलिस वालों ने अपनी बंदूकें निकाली और विक्रांत कुमार पर तान दी। आसपास के बाकी लोग ये देखकर घबराकर भाग गए। विक्रांत कुमार ने व्यंग्य किया, तुम कमाल हो। मैं अभी यहाँ आया और तुम्हें मुझमें कुछ कमी दिखी, लेकिन अगर तुमने गड़बड़ करने की हिम्मत की तो ये बहन मर जाएगी। मुझे एक कार चाहिए, मैं तुम्हें 5 मिनट दूंगा। मुझे गोली मत मारो, मेरी उंगली की अंगूठी में जहर की सुई है। अगर तुम मेरी त्वचा को खरोंचोगे तो मैं मर जाऊंगा। चारों पुलिसकर्मी जल्दबाजी में कोई कार्रवाई करने से डर रहे थे। वे सभी बहुत बदसूरत लग रहे थे। वे विक्रांत कुमार के पास तब पहुंचे जब उनके आसपास कोई नहीं था। विक्रांत कुमार के पास निश्चित रूप से बंदूक नहीं थी, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी।
लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि विक्रांत कुमार इतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे। निर्देशक झाओ, कुछ हुआ है, कमांड रूम को स्थिति की जानकारी मिल गई है। निर्देशक झाओ और निर्देशक झाओ गोंगमिंग ने भौहें सिकोड़ी। उन्होंने पहले भी कई जासूसों को बिना किसी परेशानी के पकड़ा था, लेकिन अब बंधक बनाने की घटना घटी। उसे एक कार दे दो और पहले उसे हाई स्पीड रेलवे स्टेशन से निकलने दो। झाओ गोंगमिंग ने गहरी आवाज में कहा। एक्सप्रेस तैयार है, विक्रांत कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं एक महिला पुलिस अधिकारी को कार चलाने के लिए बुला लूंगा। मैं तुम्हें 2 मिनट देता हूं। इतना काफी होगा, है न? अगर 2 मिनट में कोई नहीं आया तो मैं भी उसके साथ मर जाऊंगा। हाई स्पीड रेल स्टेशन पर स्वाभाविक रूप से महिला पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। जल्द ही एक महिला पुलिस अधिकारी आगे आए और कार चलाने के लिए तैयार हो गई। सुंदर महिला, कृपया अपना कोट उतार दे ताकि मैं इसे देख सकूं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद, विक्रांत कुमार ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। मौसम ठंडा था और पुलिसवाली ने मोटा सर्दियों का कोट पहना हुआ था। उसने कोट उतारा और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मेरे पास बंदूक नहीं है। ठीक है, अपने कपड़े पहन लो। मुझे बुरा लगेगा अगर मैं आप जैसी सुंदरी को जमा दूं, विक्रांत कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा। पुलिसवाली ने अपनी गद्देदार जैकेट पहन ली और विक्रांत कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, सुंदर, हम ये कार नहीं लेना चाहते। हम मर्सिडीज को वहां ले जाना चाहते हैं। कृपया ड्राइवर से इस बारे में बात कर लें। ये कार मेरे स्तर के लायक नहीं है। वह सतर्क है, हो सकता है कि हमने जो कार तैयार की है उसमें कुछ गड़बड़ हो। जल्द ही वे निर्धारित मर्सिडीज में बैठ गए, जिसे महिला पुलिसकर्मी चला रही थी और विक्रांत कुमार लड़की को पीछे पकड़े हुए था। आप कहाँ से हैं? पुलिसवाली ने शांति से पूछा। विक्रांत कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, जीववान समुदाय, मैं मास्टर अर्जुन का प्रशंसक हूँ। मैं मरने से पहले उसे देखना चाहता हूँ। अध्याय 402 में उससे तब मिलूंगा। पुलिसकर्मी ने अभी कुछ दर्जन मीटर ही गाड़ी चलाई थी कि उसने ब्रेक लगा दिए। पीछे से पुलिस तेजी से पहुंची। विक्रांत कुमार की आंखों में क्रोध की चमक उभर आई। क्या कर रहे हो? पुलिसकर्मी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, कृपया अपना अनुरोध बदल दें। न तो मैं और न ही कोई और आपका अनुरोध पूरा कर सकता है। हम पुलिस अधिकारियों को बंधकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, लेकिन साथ ही हमें बाकी लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी है, विक्रांत कुमार ने कहा। मैं मास्टर अर्जुन को मारने नहीं गया था। मैंने कहा कि मैं उनका प्रशंसक हूं, मैं बस उनसे मिलने गया था। पुलिसवाली ने अपना सिर हिलाया। फिर भी ये काम नहीं करेगा। यदि आप कल उससे मिलने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करेंगी तो क्या दूसरे लोग भी आपके उदाहरण का अनुसरण करेंगे और कल उन्हें धमकाने के लिए दूसरों को बंधक बना लेंगे? ये श्री सक्सेना और अन्य लोगों के लिए बहुत हानिकारक है, विक्रांत कुमार ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। मानो या न मानो, मैंने उसे अभी मार दिया है। आखिरकार वह मर चुकी है और तुम अभी भी बंधक हो। जिस लड़की को उसने पकड़ा था उसकी आंखों में डर था। उसने फिर भी हिम्मत जुटाई और कहा, मुझे डर नहीं है। मास्टर अर्जुन मेरे आदर्श हैं, मैं उन्हें कोई खतरा नहीं दे सकती। तुम्हें मौत से डर नहीं लगता है न? तो फिर मैं तुम्हें अभी भेज दूंगा, विक्रांत कुमार ने तीखी आवाज में कहा। महिला पुलिसकर्मी ने तुरंत कहा, विक्रांत कुमार, अगर तुम बंधकों को मारना चाहते हो तो हमारी पुलिस ऐसे व्यक्ति से बातचीत नहीं करेगी। मैं अब तुम्हारे साथ सहयोग नहीं करूंगा। या तो तुम मुझे मार दोगे और गोली खाओगे, या फिर आत्मसमर्पण कर दो। या तो मैं उपलब्धियां हासिल करूंगा या शहीद हो जाऊंगा। लड़की दंग रह गई। पुलिस बहन, अगर मैं मास्टर अर्जुन की रक्षा करते हुए मर जाऊं तो क्या मैं भी शहीद हो जाऊंगा? पुलिसकर्मी ने कहा, मुझे ऐसा लगता है। लड़की ने सिर हिलाया। फिर तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर मैं शहीद हो जाऊं तो यह मेरे परिवार के लिए बहुत सम्मान की बात होगी। पुलिस बहन, हम उसकी बात कभी नहीं मानेंगे। विक्रांत कुमार की आंखों में जानलेवा इरादे चमक रहे थे। क्या तुम्हें मौत का डर नहीं है? पुलिसवाली ने शांति से कहा, हमें मौत से नहीं डरना चाहिए। अगर मौत का कोई मूल्य है तो डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, लड़की ने भी कहा। विक्रांत कुमार ने चुपके से भौहें सिकोड़ लीं। अगर वह बंधक को मार देता है तो बातचीत खत्म होने की संभावना है। डराने के लिए पुलिसवाली को मारना भी स्वीकार्य नहीं है और पुलिसवाली को मारने के परिणाम भी गंभीर हैं। पुलिस बहन, अगर मैं इस बार नहीं मरता तो क्या आप मास्टर अर्जुन से ऑटोग्राफ लेने में मेरी मदद कर सकती हैं? लड़की ने पूछा। पुलिसकर्मी ने उसकी ओर देखा और कहा, आप खुद ही यह मांग सकती हैं। लड़की ने कमजोरी से कहा, मुझे माफ करें, मैं सीधे मास्टर अर्जुन के पास जाऊंगी, लेकिन हो सकता है मास्टर अर्जुन मुझ पर विश्वास न करें। ठीक है, इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे पाने में आपकी मदद करूंगा। पुलिसकर्मी सहमत हो गई। लड़की बहुत खुश हुई। धन्यवाद पुलिस बहन।
विक्रांत कुमार, वह एक निंजा, एक हत्यारा और एक शीर्ष हत्यारा है। क्या आप उसे कुछ सम्मान दिखा सकते हैं? बूम बूम, किसी ने आकर कार की खिड़की पर दस्तक दी। विक्रांत कुमार ने गहरी आवाज में कहा, आप लोग सेंटर में चले जाइए। बाकी पुलिस वाले पीछे नहीं आ सकते, वरना बदतमीजी के लिए मुझे दोष मत दीजिए। महिला पुलिसकर्मी ने खिड़की नीचे की और स्थिति समझाई। जल्द ही उसने कार स्टार्ट की और चल पड़ी। हाई स्पीड रेल स्टेशन पर बंधक बनाना। अयान सक्सेना ने चुपके से भौहें सिकोड़ लीं। संदीप शर्मा ने यह संदेश इंटरनेट पर देखा और उन्हें भेज दिया। संदीप शर्मा चिंतित हैं कि परसों ऑटोग्राफ सत्र में कुछ अप्रत्याशित घटित हो सकता है। अयान सक्सेना ने इंटरनेट पर चेक किया, उसे कोई जानकारी नहीं मिली। अनुमान है कि यह खबर इंटरनेट पर पहुंचते ही तुरंत ब्लॉक कर दी जाएगी। प्रधान संपादक चेन, आपको सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अयान सक्सेना ने दिया संदीप शर्मा को जवाब। डिंग डिंग, जल्द ही उन्होंने श्री प्रदीप शर्मा को बुलाया। अभी रात के 11 बज रहे हैं, श्री प्रदीप शर्मा अभी तक सोए नहीं होंगे। सचमुच, कॉल शीघ्र ही कनेक्ट हो गई। मिस्टर सक्सेना, क्या हो रहा है? श्री प्रदीप शर्मा, हाई स्पीड रेल स्टेशन पर बंधक बनाए गए लोगों के साथ क्या हो रहा है? श्री प्रदीप शर्मा ने झिझकते हुए कहा, श्री सक्सेना, ये श्री प्रदीप शर्मा, कृपया स्पष्ट रूप से समझाएं। परसों एक पुस्तक हस्ताक्षर समारोह होगा, मुझे इसकी जानकारी लेनी होगी। अयान सक्सेना ने गहरी आवाज में कहा, टियान लैंग, हमारी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली ने एक व्यक्ति को समस्याग्रस्त पाया, लेकिन उसकी जानकारी की जांच करने के बाद हमने पाया कि वह बहुत सामान्य है। इसके बाद हमारे 2 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों और 2 पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई की, लेकिन दूसरा पक्ष अत्यंत सतर्क था और उसने बहुत शीघ्रता से प्रतिक्रिया दी। दूसरा पक्ष 7 मीटर आगे बढ़ा और एक बंधक को पकड़ लिया। अयान सक्सेना ने आंखें सिकोड़ लीं। इस समय यहां आने वाली दूसरी पार्टी संभवतः उन्हें निशाना बना रही होगी। फिर क्या हुआ? अयान सक्सेना ने पूछा। टियान लैंग ने कहा, उन्हें एक कार मिली और उन्होंने एक महिला पुलिस अधिकारी को उसे चलाने के लिए कहा। वे आपसे मिलना चाहते थे, लेकिन हम इस तरह के अनुरोध पर सहमत नहीं हो सकते। दुश्मन ने अब अपनी दिशा बदल ली है और शहर के केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं। वे संभवतः शहर के केंद्र में जटिल भूभाग का लाभ उठाकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। अयान सक्सेना सोच रहा था, श्री प्रदीप शर्मा और अन्य लोग निश्चित रूप से इस बात पर सहमत नहीं होंगे कि दूसरा पक्ष उनके पास आए, लेकिन इस मामले से उसका कुछ लेना देना था। अगर एक मासूम लड़की मर जाती तो उसे बुरा लगता। मिस्टर सक्सेना, हम उनके अनुरोध से सहमत नहीं हो सकते। आप भी उनके अनुरोध से सहमत नहीं हो सकते। अन्यथा भविष्य में अन्य लोग भी उनके उदाहरण का अनुसरण कर सकते हैं और दूसरों का अपहरण कर सकते हैं। इससे अधिक लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, श्री प्रदीप शर्मा ने कहा। अयान सक्सेना, श्री प्रदीप शर्मा, बंधकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। अगर वह भागना चाहता है तो उसे भागने दो। वह पहले दिन तो बच सकता है, लेकिन 15वें दिन नहीं, श्री प्रदीप शर्मा ने कहा। श्री सक्सेना, बंधकों को रिहा करने के बाद हम उन्हें पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। 1 घंटे बाद विक्रांत कुमार और उनकी टीम शहर में पहुंची। आधी रात हो चुकी थी और ज्यादातर जगहें खाली थीं, लेकिन बार स्ट्रीट जैसी जगहें अभी भी बहुत व्यस्त थीं। विक्रांत कुमार ने महिला पुलिस अधिकारी से ऐसी ही एक गली में कार चलाने को कहा। आपकी संगत के लिए धन्यवाद देवियो, अलविदा, विक्रांत कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा। वह कार से बाहर निकला और तेजी से एक गली में गायब हो गया। बस जल्द ही ड्रोन खोज के लिए रवाना हो गए। सादे कपड़ों में कई पुलिस अधिकारी इलाके की तलाशी लेने आए, लेकिन 2-3 घंटे की तलाश के बाद भी वे विक्रांत कुमार को नहीं ढूंढ पाए। विक्रांत कुमार एक निंजा है और उसने भेष बदलना सीख लिया है। ऐसे जटिल माहौल में उसे पकड़ना आसान नहीं है। अभी तक नहीं मिला। अयान सक्सेना ने चुपके से भौहें सिकोड़ लीं। उन्होंने कंप्यूटर पर जांच की, लेकिन विक्रांत कुमार अभी तक नहीं मिला। इस मामले में विक्रांत कुमार संभवतः पहले ही फरार हो चुका है। क्षेत्र पर तुरंत ड्रोन से निगरानी की गई, लेकिन विक्रांत कुमार अभी भी सीव या अन्य साधनों का उपयोग करके क्षेत्र से भागने में सक्षम हो सकता है। पलक झपकते ही अगली सुबह हो गई। डिंग डिंग, सीरियस ने पुकारा। श्री प्रदीप शर्मा, कैसा है? अयान सक्सेना ने पूछा। फोन के दूसरी तरफ मौजूद भेड़िए ने बेबसी से कहा, मिस्टर सक्सेना, वह बार स्ट्रीट पर बस से उतर गया। हमने जल्दी से उस इलाके की नाकाबंदी कर दी और उसकी तलाश की, लेकिन कई घंटों की तलाश के बाद भी हम उसे नहीं ढूंढ पाए। मिस्टर सक्सेना, दूसरी पार्टी आपको लेने आ रही है। कल का पुस्तक हस्ताक्षर समारोह, अयान सक्सेना ने कहा। हस्ताक्षर समारोह सामान्य रूप से आयोजित किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि वह आएंगे ताकि मैं उनसे मिल सकूं, श्री प्रदीप शर्मा ने तुरंत कहा।
श्री सक्सेना, आपको उनसे मिलना चाहिए। ये ठीक नहीं है। हमने विश्लेषण किया है कि विक्रांत कुमार कोई बड़ा एजेंट हो सकता है। ये भी संभव है कि वह पूर्वी सकुरा देश का कोई निंजा हो। मिस्टर सक्सेना, हालांकि आपने कहा कि आपने मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है, लेकिन वह केवल लोगों को मारना जानता है। अयान सक्सेना ने कहा, श्री प्रदीप शर्मा, आप मेरी शूटिंग कौशल जानते हैं। 20 कदम की दूरी पर मेरी बंदूक तेज और सटीक है। अध्याय 403 में अब बड़ा बच्चा हूं। फोन रखते ही श्री प्रदीप शर्मा ने तुरंत अरुण राव को सूचना दी। श्री प्रदीप शर्मा, सुरक्षा बढ़ाए। हमें किसी भी समस्याग्रस्त व्यक्ति को अंदर घुसने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। पुस्तक हस्ताक्षर समारोह में आने वाले किसी भी व्यक्ति की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए। फोन के दूसरी तरफ अरुण राव ने गहरी आवाज में कहा। श्री प्रदीप शर्मा, ठीक है अरुण कुमार। अरुण राव ने कहा, स्टेडियम के 2 किलोमीटर के दायरे में सभी सड़कों पर ड्रोन लगाए जाने चाहिए और ड्रोन निगरानी के लिए कोई भी स्थान नहीं छोड़ा जाना चाहिए। सबसे पहले आसपास के सभी मैनहोल कवरों को वेल्ड कर लें। अगर वे वेल्ड नहीं हो सकते तो उन्हें नीचे रखने के लिए किसी कार का इस्तेमाल करें। श्री प्रदीप शर्मा, हमने इसका परीक्षण किया है और पाया है कि पनडुब्बी में रखे जाने पर यह ड्रोन निकट क्षेत्र संचार का भी उपयोग कर सकता है। मैं पास के जलाशयों में भी कुछ डालने की योजना बना रहा हूं। अरुण राव, यदि आप उन्हें छोड़ सकते हैं तो केवल कुछ को ही न छोड़ें। लोगों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि उन स्थानों की भी सुरक्षा की जानी चाहिए जहाँ कुत्ते घुस सकते हैं। कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। श्री प्रदीप शर्मा ने गहरी आवाज में कहा। हाँ। श्री प्रदीप शर्मा और उनके लोगों ने त्वरित कार्रवाई की। पहले के छोटे ड्रोन बहुत बड़े नहीं थे और यदि प्रोपेलर निकालकर उन्हें पनडुब्बी में अच्छी तरह छिपा दिया जाए तो वे और भी छोटे हो सकते थे। यहाँ तक कि सीवरों की भी व्यवस्था कर दी गई है, बाकी जगहों की तो बात ही छोड़िए। हस्ताक्षर समारोह एक इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था और स्टेडियम के 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी व्यक्ति पर निगरानी रखी जाएगी। किसी सैन्य प्रशिक्षित व्यक्ति के प्रवेश से अलार्म बज उठेगा। समय मिनट दर मिनट बीतता गया। कई लोग जो लॉटरी नहीं जीत पाए थे वे भी शंघाई पहुंचे और स्टेडियम के आसपास कुछ किलोमीटर के दायरे में सभी होटल पूरी तरह से बुक थे। अयान सक्सेना ने तो एक नोटिस भेजकर उन्हें न आने की सलाह दी थी, लेकिन फिर भी कई लोग आए। पूर्वी चेरी देश, भाई शिकियान, अब स्थिति क्या है? आसो ने पूछा। उन दोनों को ही हत्या की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन आसो ने चालाकी से ईश्वर तिवारी को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी। ईश्वर तिवारी यह बात अच्छी तरह जानते थे, लेकिन शिकियान परिवार को बहुत नुकसान हुआ है और वह अयान सक्सेना से नफरत करता है। अब अयान सक्सेना को निशाना बनाने का बहुत अच्छा मौका है। भले ही उसे पता था कि असोयो क्या योजना बना रहा है, फिर भी वह आगे बढ़ गया। भाई आसो, आप थोड़ा देर से आए हैं। तारो शिशी, एसो शियोंग ने अपनी कमर रगड़ते हुए कहा। भाई शिकियान, कृपया मुझे माफ कर दें। मैंने कल रात एक कॉलेज के छात्र की मदद की थी और थोड़ा थका हुआ था। मैं आज सुबह थोड़ा देर से उठा। तारो इशी, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। भाई शिकियान, अब क्या हो रहा है? आसो ने फिर पूछा। ईश्वर तिवारी, हमने 10 उच्च स्तरीय निंजा भेजे और उनमें से 7 को दानव शहर में पहुंचते ही खोज लिया गया। आसो ने भौहें सिकोड़ी। 7 पकड़े गए। ईश्वर तिवारी, खुफिया जानकारी यह है। उनकी खुफिया क्षमताएं हमारे अनुमान से कहीं ज्यादा मजबूत हैं, लेकिन हमारे पास अभी भी 3 उच्च स्तरीय निंजा हैं। अरविंद यादव, अंत में केवल कर्म ही मायने रखता है। ईश्वर तिवारी ने सिर हिलाया। जब तक वे कल अयान सक्सेना के करीब पहुंचेंगे, अयान सक्सेना मर जाएगा। आसो ने भौहें सिकोड़ी। हमने जो उच्च स्तरीय निंजा भेजे हैं वे सभी बहुत शक्तिशाली हैं और उनकी पहचान के साथ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैजिक सिटी में पहुंचने के बाद उनमें से 7 को इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया गया? शिवेंद्र राठौर ने अपना सिर हिलाया। मुझे विस्तृत जानकारी नहीं है। हो सकता है कि यह चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ के डेटा विश्लेषण का नतीजा हो। अरविंद यादव, उन सभी लोगों को मर जाना चाहिए, है ना? उसे मर जाना चाहिए था। तारो शिशी, वे निंजा पहले से ही विशेष दवा लेते थे और यदि वे एक निश्चित समयावधि के भीतर दूसरी दवा नहीं लेते तो उनकी मृत्यु हो जाती थी। डिंग डिंग, अयान सक्सेना का फोन बज उठा। ये श्री प्रदीप शर्मा थे जिन्होंने हमला किया था। अयान सक्सेना ने अनिंदिता सक्सेना को चूमा। शीशी, डैडी स्टडी में फ़ोन कॉल का जवाब देने जा रहे हैं। जब डैडी बाहर आएंगे तो डैडी तुम्हारे साथ डॉक्टर के खिलौने खेलेंगे, ठीक है? हाँ, अनिंदिता सक्सेना ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। अयान सक्सेना अध्ययन कक्ष में गए और फ़ोन उठाया। श्री प्रदीप शर्मा, क्या हो रहा है? फ़ोन पर दूसरी तरफ मौजूद भेड़िए ने कहा। मिस्टर सक्सेना, एक स्थिति है।
हमने कल 1 दर्जन से अधिक जासूसों को गिरफ्तार किया था और उनमें से 7 आज सुबह मृत पाए गए। वे सभी निंजा हो सकते हैं। हमारे मेडिकल परीक्षक ने निर्धारित किया कि उन्हें जहर दिया गया था। अयान सक्सेना ने पूछा, क्या आपने कल रात उनसे पूछताछ की थी? इसकी समीक्षा की गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उनसे अलग अलग जगहों पर पूछताछ की गई, लेकिन 10 मिनट के भीतर ही उनकी मौत हो गई। उन्होंने पहले ही जहर खा लिया होगा। सीरियस रोड। अयान सक्सेना, मिस्टर प्रदीप शर्मा, बताइए ये क्या है? श्री प्रदीप शर्मा ने गंभीरता से कहा। श्री सक्सेना, मुझे आशा है कि आप अधिक सतर्क रहेंगे। दुश्मन मेरे प्रति बहुत क्रूर है। अयान सक्सेना ने इस बारे में सोचा। यदि आप उनके साथियों को पकड़ लेते हैं, तो क्या आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि पकड़े गए लोग नहीं मरेंगे? श्री प्रदीप शर्मा, हमारे लोग इस पर शोध कर रहे हैं। हमें अभी तक नहीं पता कि उन्हें किस तरह के जहर से संक्रमित किया गया था। श्री प्रदीप शर्मा, एक शव यहाँ ले आइए। मैं देखूंगा कि उन्हें किस तरह के जहर से संक्रमित किया गया था। अयान सक्सेना ने कहा। ठीक है मिस्टर सक्सेना। श्री प्रदीप शर्मा जानते थे कि अयान सक्सेना की मेडिकल स्किल्स बहुत अच्छी हैं, इसलिए उन्होंने जल्दी से व्यवस्था कर दी। आधे घंटे बाद एक वैन ने जियोबान समुदाय में भूमिगत पार्किंग स्थल पर एक शव पहुंचाया। जीक्सी, पिताजी को नीचे जाना होगा। ये परीक्षण करो और मैं बाद में आकर तुम्हें समझा दूंगा। अयान सक्सेना ने अनिंदिता सक्सेना से कहा। रोशनी मेहरा की कंपनी। अनिंदिता सक्सेना की बुद्धिमत्ता के कारण वह कुछ समय तक घर पर अकेली रह सकती है। वह कोई खतरनाक चीज नहीं ले जाएगी और बाहर उसकी सुरक्षा के लिए कई राष्ट्रीय सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। हाँ पिताजी, मैं अजनबियों के लिए दरवाज़ा नहीं खोलूंगा, अनिंदिता सक्सेना ने गंभीरता से कहा। अयान सक्सेना ने अनिंदिता सक्सेना को चूमा। शीशी, यहीं बैठो और अपना होमवर्क करो। पापा थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। चिंता मत करो पिताजी, मैं पहले से ही 3 साल का हूँ। मैं एक बड़ा बच्चा हूँ। अनिंदिता सक्सेना ने भी अयान सक्सेना को किस किया। अयान सक्सेना निश्चिंत होकर नीचे चला गया। यद्यपि अनिंदिता सक्सेना की उम्र अभी 3 साल से कुछ अधिक है, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता अपनी उम्र के बच्चों से कहीं अधिक है। वह हाईस्कूल के गणित के सवाल हल कर रही थी। कुछ ही देर में अयान सक्सेना की नज़र लाश पर पड़ी। किसी ने अयान सक्सेना को एक जोड़ी दस्ताने दिए। उन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति से खोज करते हुए अपनी आंखों से जांच की। अयान सक्सेना को जल्द ही पता चल गया कि दूसरे पक्ष को किस तरह के जहर से संक्रमित किया गया था। दूसरे पक्ष ने आधुनिक मिश्रित औषधियों का प्रयोग किया था तथा उसकी पश्चिमी चिकित्सा कुशलता और भी अधिक प्रबल थी, लगभग मिथक के स्तर तक। वह सभी प्रकार की पश्चिमी चिकित्सा से परिचित हैं। खींचो इसे। अयान सक्सेना ने अपने दस्ताने उतारे और हाथ हिलाए। जल्द ही अयान सक्सेना घर लौट आए। हालांकि उसने अभी अभी दस्ताने पहने थे, फिर भी उसने अपने हाथ सावधानी से धोए। श्री प्रदीप शर्मा, मुझे पता है कि उन लोगों को किस तरह के जहर से संक्रमित किया गया था और उन्हें किस तरह के मारक की जरूरत है। मैं आपको मारक का फॉर्मूला दूंगा, इसलिए जल्दी से इसे ले लीजिए। शायद वे तुम्हें फिर से पकड़ लेंगे, अयान सक्सेना ने कहा। फोन पर दूसरी तरफ मौजूद भेड़िए ने चमकती आंखों से कहा, मिस्टर सक्सेना, ये बहुत बढ़िया है। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि हमने एक और भेड़िया पकड़ लिया है। मुझे चिंता थी कि वह मर जाएगा। दूसरा, अयान सक्सेना ने आश्चर्य से कहा। श्री प्रदीप शर्मा, हाँ, ये भी कुछ हद तक उन 7 जैसा ही है। उन सभी के शरीर पर विशेष प्रशिक्षण के निशान हैं। सामान्य जासूसों की स्थिति उनसे भिन्न है। अयान सक्सेना, तो फिर आप लोगों को जल्दी से जल्दी दवा ढूंढ लेनी चाहिए। प्रयोगशाला में दवा तैयार करना मुश्किल नहीं है। ठीक है, अयान सक्सेना ने तुरंत रेसिपी भेज दी। 2 घंटे बाद श्री प्रदीप शर्मा और उनकी टीम ने मारक दवा तैयार कर ली। अध्याय 404, फूमा निंजा संगठन। श्री प्रदीप शर्मा पूछताछ कक्ष में विषर औषधि लेकर आए। भेड़िए। पूछताछ कक्ष में 2 लोग खड़े हुए और बोले। श्री प्रदीप शर्मा ने दवा की एक छोटी बोतल और एक सिरिंज निकाली। तुम्हारे पास जो भी तरकीबें हैं, उनका इस्तेमाल करो, पूछताछ किए जा रहे एक व्यक्ति ने व्यंग्यपूर्वक कहा। तियान लैंग ने शांति से कहा, आपने पहले ही जहर ले लिया था और आप जानते थे कि अगर आप कुछ समय तक जीवित रहे तो मर जाएंगे। इसीलिए आप हमारी कुछ चालों का सामना कर सकते हैं। आप ठीक कह रहे हैं। मुझे मत बताओ कि यह मारक है। आदमी ने उपहास किया। वह जानते थे कि जो दवा वह ले रहे थे वह विशेष थी और चीन के लिए इतने कम समय में उसका प्रतिकारक विकसित करना असंभव था। आप सही कह रहे हैं, यही इसका प्रतिकारक है। उसे पकड़ो। सीरियस रोड। पूछताछ कक्ष में 2 लोगों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और श्री प्रदीप शर्मा ने उसके हाथ में विषनाशक इंजेक्शन लगा दिया। रक्त प्रवाह के साथ ही विषर औषधि तेजी से पूरे शरीर में फैल जाती है।
आदमी ने व्यंग्यपूर्वक कहा, तुम्हें लगता है कि तुम इस चाल से मुझे बेवकूफ़ बना सकते हो? तुम इतनी जल्दी कोई मारक दवा नहीं बना सकते। श्री प्रदीप शर्मा मुस्कुराए और बोले, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। अगर कोई मारक दवा नहीं है तो तुम जल्दी ही मर जाओगे, है न? अब जब तुम नहीं मरोगे तो हमारे पास धीरे धीरे खेलने का समय है। आदमी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करूंगा? तुम कुछ दिनों में कोई मारक दवा नहीं बना पाओगे, कुछ घंटों में तो बिल्कुल नहीं। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। आप लोग उस पर नजर रखना। मैं थोड़ी देर सोने जा रहा हूँ। सीरियस रोड। कल रात उसे ठीक से नींद नहीं आई और अब उसे थोड़ी नींद आ रही है। अच्छे भेड़िए, दोनों पूछताछकर्ताओं ने कहा। श्री प्रदीप शर्मा चले गए और दोनों पूछताछकर्ताओं ने कुछ समय के लिए पूछताछ रोक दी। वे कुर्सी से हथकड़ी लगे आदमी को ध्यान से देखने लगे। यदि मारक औषधि काम नहीं करती तो आदमी मर जाएगा, भले ही वे उसके सामने ही क्यों न हो, भले ही डॉक्टर को तुरंत बुलाया जाए, आदमी फिर भी मर जाएगा। समय हर सेकंड बीतता है। जिस व्यक्ति से पूछताछ की जा रही थी वह धीरे धीरे बेचैन होने लगा। सामान्य तौर पर अब तक उसे मर जाना चाहिए था, लेकिन अब सब ठीक है। दवा की प्रभावकारिता में एक निश्चित सीमा तक त्रुटि होना सामान्य बात है। आदमी ने अपने मन में खुद को सांत्वना दी। अब वह मौत की तलाश कर रहा है ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो। राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो द्वारा इस्तेमाल की गई कुछ छोटी छोटी तरकीबों ने उस पर गहरी छाप छोड़ी है। आधा घंटा और बीत गया। यह अभी तक काम क्यों नहीं कर रहा है? आदमी ने चुपके से भौहें सिकोड़ी। अगर कोई गलती भी हुई तो भी इतना समय नहीं लगना चाहिए। अगर मैं नहीं मरता तो आगे का जीवन मुश्किल हो जाएगा। अब समय क्या है? वह आदमी पूछे बिना न रह सका। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने समय का गलत अनुमान लगा लिया हो? लेकिन उसे गिरफ्तार हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। 2:01। पूछताछ करने वालों में से एक ने अपनी घड़ी देखी और कहा। आदमी का चेहरा थोड़ा बदल गया। समय का अनुमान लगाने में वह गलत नहीं था। 40-50 मिनट से ज्यादा हो गए थे। फिर वह अभी तक कैसे मरा नहीं? क्यों? क्या आप जल्दी में हैं? एक अन्य पूछताछकर्ता हंसा। आदमी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आपने मुझे अभी अभी दवा दी है जिससे मैं कुछ और समय तक जीवित रह सकता हूं, लेकिन निश्चित रूप से लंबे समय तक नहीं। आपके पास जो भी साधन है उनका अभी उपयोग करें। हम जल्दी में नहीं हैं। हमारे पास धीरे धीरे संवाद करने के लिए अभी भी बहुत समय है। पूछताछकर्ता बस बोलता रहा। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, आधे घंटे से अधिक समय बीत चुका था। प्रदीप शर्मा उठे और पूछताछ कक्ष में चले गए। उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति अभी भी जीवित है तो उन्होंने मन ही मन राहत की सांस ली। पहले गिरफ्तार किए गए 7 लोग मर चुके हैं। अगर यह एक भी मर गया तो पूछताछ के जरिए जानकारी हासिल करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। विक्रम सिंह, है ना? आपका कोई दूसरा नाम भी होना चाहिए, वह क्या है? सीरियस ने पूछा। विक्रम सिंह ने व्यंग्य किया, तुम्हारे पास जो भी तरकीबें हैं उन्हें जितना चाहो इस्तेमाल करो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम कुछ तरकीबों से मुझे बेवकूफ़ बना सकते हो? श्री प्रदीप शर्मा बैठ गए। तो मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूंगा। हालांकि आपने कुछ तरकीबों का आनंद लिया है, लेकिन चीन में हजारों आविष्कार और तरकीबें पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। आप 1 महीने में उन सभी का आनंद नहीं ले सकते। जल्द ही उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। इलेक्ट्रोथेरेपी पैकेज को यहाँ साधारण भोजन माना जाता है। 1 घंटा बीत गया। विक्रम सिंह थोड़ा घबरा गया। दवाएं अभी तक काम क्यों नहीं कर रही है? यदि जहर प्रभावी होता तो भले ही उन्हें तुरंत पकड़कर यातनाएं दी जाती, लेकिन वे इसे लंबे समय तक सहन नहीं कर पाते। उच्च स्तरीय निंजा होने के कारण उनमें प्रबल सहनशक्ति होती है और वे निश्चित रूप से इसका सामना कर सकते हैं। अगर जहर काम नहीं करेगा तो बुरा होगा। लगातार यातना से उनकी इच्छाशक्ति कमजोर हो जाएगी। आप लोग जारी रखें। हमने उसके लिए सभी प्रकार की भोजन योजनाओं की व्यवस्था की। श्री प्रदीप शर्मा ने आदेश दिया। अच्छे भेड़िए। श्री प्रदीप शर्मा चले गए और दोनों पूछताछकर्ता आगे बढ़ गए। विक्रम सिंह पहले तो खुद को रोक पाया, लेकिन धीरे धीरे वह चिल्ला पड़ा। उसने पाया कि जहर सचमुच खत्म हो गया था। मैं नहीं जानता कि मुझे कब तक ये स्थिति सहन करनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे एक वकील की जरूरत है। मेरे पास बुनियादी मानवाधिकार हैं। विक्रम सिंह ने एक और सेट भोजन की कोशिश करने के बाद चिल्लाया। पूछताछ करने वालों में से एक ने मजाक में कहा, विक्रम सिंह, तुम इतने भोले कैसे हो सकते हो? लोगों के मानवाधिकार होते हैं, लेकिन हमारी नज़र में तुम इंसान नहीं हो। आप अभी भी वकील की तलाश में हैं। आप किस देश के वकील की तलाश में हैं? एक अन्य पूछताछकर्ता ने अपनी घड़ी देखी और पूछा, भाई जो, आज हमारे पास कितनी शिफ्ट हैं?
आज मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मेरे लिए आधी रात तक काम करना कोई समस्या नहीं है। भाई जोव ने कहा, इतनी देर नहीं हुई है, हम 9 बजे तक जा सकते हैं। 9 बजे के बाद कोई व्यक्ति उसका मनोरंजन करने के लिए रात की पाली में होगा। हम कल सुबह 9 बजे कार्यभार संभालने के लिए वापस आएंगे। विक्रम सिंह, रात के 9 बजे तक अभी कई घंटे बाकी हैं और तब तक दूसरे लोगों की शिफ्ट होगी। वह दिन कैसे गुजारेगा? मैं मानता हूँ। विक्रम सिंह ने गहरी सांस ली और कहा, भाई जो, मुझे लगता है कि अब उसका कबूलनामा झूठा होने की संभावना है। चलो अब उसकी बात नहीं सुनते, पूछताछकर्ताओं में से एक ने कहा। सहमत होना? भाई जो ने सिर हिलाया। दोनों ने विक्रम सिंह को निर्धारित भोजन परोसना जारी रखा। आधे घंटे बाद विक्रम सिंह हताश हो गया। इतने समय बाद भी उसकी मौत नहीं हुई, जहर का असर खत्म हो गया होगा। मत करो, ऐसा दोबारा मत करो, मैंने कहा था कि मैं ये करूंगा, विक्रम सिंह ने दर्द सहते हुए कहा। ये जानते हुए कि जहर अप्रभावी था, वह पूरी तरह से हार गया। भाई जो, आइए सुने कि वह क्या कहना चाहता है। ठीक है, इसे सुनो। दोनों पूछताछकर्ताओं ने सामान्य रूप से पूछताछ शुरू की। शाम को अयान सक्सेना को फोन आया। श्री प्रदीप शर्मा, क्या कोई निष्कर्ष निकला है? फोन पर दूसरी तरफ से भेड़िया बोला, मिस्टर सक्सेना, मुझे मारक दवा देने के लिए आपका धन्यवाद, नहीं तो वह फिर से मर जाता। अगर हम उसे तुरंत बचा भी लेते तो भी वह निश्चित रूप से मर जाता। क्या उसने कबूल किया? श्री सक्सेना, विक्रम सिंह तोसाकुरा देश का एक उच्च श्रेणी का निंजा है। वह फूमा निंजा संगठन से संबंधित है। हालांकि इस बार उनके संगठन ने केवल 3 उच्च श्रेणी के निंजा भेजे। उन्हें नहीं पता कि इसमें अन्य कौन से संगठन शामिल हैं। सीरियस रोड, अयान सक्सेना ने पूछा, फूमा निंजा संगठन की उत्पत्ति क्या है? श्री प्रदीप शर्मा, तोसाकुरा देश में सभी आकारों के 1 दर्जन से अधिक निंजा संगठन हैं और फूमा निंजा संगठन उनमें से एक बड़ा संगठन है। उनका वित्तपोषण पूर्वी सकुरा के कई बड़े औद्योगिक समूहों से आता है। अयान सक्सेना ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा, दूसरे शब्दों में, इस बार बहुत संभावना है कि यह तोसाकुरा देश का व्यवहार था। श्री प्रदीप शर्मा ने कहा, ऐसा होने की पूरी संभावना है, लेकिन ये साबित करना कठिन है कि यह उनके देश का व्यवहार है। इस कृत्य के लिए कोई तो जिम्मेदार होगा ही, लेकिन विक्रम सिंह को नहीं पता कि वह कौन है। अयान सक्सेना की आंखों में ठंडी रोशनी चमक रही थी। ऐसा लगता है कि पिछली बार हमने उन्हें जो सबक दिया था वह पर्याप्त नहीं था। श्री प्रदीप शर्मा, विक्रम सिंह एक उच्च स्तरीय निंजा है। उसे संगठन के अन्य लोगों के बारे में कुछ जानकारी अवश्य होगी, अयान सक्सेना ने कहा। श्री प्रदीप शर्मा ने झिझकते हुए कहा, श्री सक्सेना, वे जानते हैं, लेकिन आपको उन्हें भड़काना नहीं चाहिए। हम ये कर सकते हैं। अयान सक्सेना, मेरे लिए इसे समझना अच्छा है ताकि भविष्य में इसका सामना होने पर मैं अधिक सतर्क रह सकूं। अध्याय 405 अयान सक्सेना का इनाम। फोन रखने के बाद श्री प्रदीप शर्मा ने अयान सक्सेना को फूमा निंजा संगठन के कुछ सदस्यों के नामों की सूची दी। क्रैकल, अयान सक्सेना ने तुरंत कंप्यूटर को हैक करने के लिए उसे नियंत्रित कर लिया। उन्होंने सबसे पहले फूमा निंजा संगठन के सदस्यों की जांच की। उनमें से सभी पूर्वी सकुरा देश में नहीं थे। उनमें से कुछ विदेश में प्रशिक्षण ले रहे थे, जिनमें से कुछ दक्षिण अमेरिका में थे। वे घने जंगल में विशेष प्रशिक्षण ले रहे थे, जिसके बारे में बाहरी दुनिया को पता चलना मुश्किल था। समय बीतता है। फूमा निंजा संगठन के कई उच्च पदस्थ अधिकारियों के माध्यम से अयान सक्सेना को कई तोसाकुरा राष्ट्रीय फाउंडेशनों का पता चला, जिनका उनसे लगातार लेन देन था। ऐसे निंजा को प्रशिक्षित करना विशेष एजेंटों की तुलना में अधिक महंगा है और इन संघों के समर्थन के बिना वे टिक नहीं पाएंगे। मैं देखना चाहता हूं कि अन्य कौन से निंजा संगठन इसमें शामिल हैं। अयान सक्सेना ने और गहराई में जाना जारी रखा। वह निंजा संगठन के शीर्ष नेताओं के माध्यम से संघ का पता लगा सकता है और वह संघ के शीर्ष नेताओं के माध्यम से गहन खोज जारी रख सकता है, लेकिन इस कदम में बहुत अधिक समय लगेगा। रात के 10 बजे थे। आखिरकार अयान सक्सेना को बाहर निकाला गया। उसे एक पुराना दोस्त मिल गया, इशिकावा परिवार के यशवीर मेहता। वह हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों में से एक निकला। इस ऑपरेशन में 3 निंजा संगठनों ने भाग लिया और उनमें से 2 ने 3 उच्च स्तरीय निंजा भेजे। एक अन्य संगठन ने 4 भेजे। 3 निंजा संगठनों में 1 दर्जन से अधिक वित्तीय समूह शामिल थे और यह आंदोलन मूलतः पूर्वी सकुरा देश का राष्ट्रीय आंदोलन था। पिछले आक्रमण से पूर्वी सकुरा देश को भारी नुकसान हुआ था। फुजिनो ने गणना की कि उनका नुकसान 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था। तोसाकुरा देश के सभी समूह अयान सक्सेना से नफरत करते हैं। प्रत्येक उच्च स्तरीय निंजा बहुत शक्तिशाली है और उन्हें लगता है कि अयान सक्सेना को मारने के लिए 10 उच्च स्तरीय निंजा भेजने की संभावना अधिक है।
परिणामस्वरूप 10 लोगों में से केवल 2 ही बचे। आप लोग इस तरह खेलना चाहते हैं, है ना? अयान सक्सेना की आंखों में ठंडी रोशनी चमक रही थी। अगर पूर्वी सकुरा की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाती है तो यह चीन के लिए भी नुकसानदेह होगा। वह पहले की हैकिंग विधियों का उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास बदला लेने के अन्य तरीके अभी भी हैं। अयान सक्सेना ने शिकियान परिवार से संपर्क किया। शि परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उन्होंने अपनी कई संपत्तियां बेच दी। अब उनके बैंक खाते में $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हैं और शि जिक्सियों के निजी खाते में भी बहुत पैसा है। अयान सक्सेना ने चुपचाप उन सभी को स्थानांतरित कर दिया। कुल राशि $1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। जल्द ही अयान सक्सेना डार्क वेब में घुस गया और एक हत्यारा संगठन ढूंढ लिया। ये हत्यारा संगठन दुनिया के सबसे बेहतरीन संगठनों में से एक है। अयान सक्सेना ने इस हत्यारे संगठन के लिए 10 वांछित वारंट जारी किए। प्रत्येक वांछित वारंट के लिए न्यूनतम इनाम $10 मिलियन अमेरिकी डॉलर है और अधिकतम इनाम $10 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। उनका इनाम समूह के पीछे के मालिकों को मारने के लिए था। खेलना चाहोगे, है न? मैं तुम लोगों के साथ खेलूंगा। अयान सक्सेना की आंखों में ठंडी रोशनी चमक रही थी। उन्होंने एक अन्य शक्तिशाली हत्यारा संगठन की भी खोज की, जिसके खिलाफ भी 10 वांछित वारंट जारी थे तथा कुल $200 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का इनाम था। 1, 2, 3 अयान सक्सेना ने 7 हत्यारे संगठन स्थापित किए और $1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च कर दिए, बिना एक पैसा बचाए। प्रमुख हत्यारा संगठनों के हत्यारों ने तुरंत आदेश स्वीकार कर लिए। न्यूनतम राशि $10 मिलियन अमेरिकी डॉलर है और बोनस बहुत उदार है। जब उसे पहले इनाम सूची में डाला गया था तो उसकी कीमत केवल 1 लाख अमेरिकी डॉलर थी। जिसने ये काम किया वह एक द्वितीयक हत्यारा था। अब उच्चतम राशि $10 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है, जो निश्चित रूप से शीर्ष हत्यारों को बाहर भेज सकती है। वे दुनिया भर से आते हैं और इस बात की परवाह नहीं करते कि वे एक संघ हैं या नहीं। उनमें से किसी एक को मार दो और तुम लंबे समय तक निश्चिंत रह सकते हो। सिस्कार पूर्वी सकुरा में कई लोग डार्क वेब ब्राउज करते हैं। इनमें उस कंसोर्टियम के लोग भी शामिल थे जिसके लिए अयान सक्सेना परेशानी खड़ी कर रहा था। किसी को एक वांटेड वारंट मिल गया है। बीप बीप तो सकुरा देश में एक बड़े उद्योग समूह के मालिक को जगाया गया। काफी देर हो चुकी थी। वह बहुत पहले ही सो गया था जब वह 20 साल का था। यह क्या है? बड़े आदमी ने फोन उठाया। ये कॉल उनके बेटे की थी। परिवार की सत्ता अभी भी उनके हाथों में थी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थीं जिनका जिम्मा उनके बेटे के पास था। पिताजी, कुछ हुआ है? बॉस का बेटा चिंतित होकर देखने लगा। घबराओ क्यों? जब हालात मुश्किल हो जाएं तो शांत रहो। पिताजी, हमें डार्क वेब पर इनाम की सूची में डाल दिया गया है। आपका इनाम $50 मिलियन अमेरिकी डॉलर है और मेरा $30 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। एक शीर्ष हत्यारे ने हमारा ऑर्डर ले लिया है। ये सुनकर बॉस तुरंत जाग गया। क्या चल रहा है? किसने नियम तोड़े और ऐसे तरीकों का सहारा लिया? बड़े आदमी ने भौहें सिकुड़ी। शीर्ष अमीर लोगों के कुछ मौन लिखित नियम होते हैं। उदाहरण के लिए, वे एक दूसरे के खिलाफ ऐसे साधनों का इस्तेमाल नहीं करते। अगर उन्हें पता चल गया तो दूसरे अमीर लोग उनका विरोध करेंगे। पिताजी, हम अकेले नहीं हैं जो इस दुविधा में हैं। पूर्वी सकुरा में हम जैसे 30 या 40 लोग हैं जो वांछित हैं। वे 1 दर्जन से अधिक विभिन्न वित्तीय समूहों से संबंधित हैं। मुझे संदेह है कि अयान सक्सेना हमसे बदला ले रहा है। जब बॉस बिस्तर से उठे तो उनके चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। क्या उनकी हरकतों का पता चल गया? उन्होंने अयान सक्सेना को मारने के लिए निंजा भेजे ताकि अगर रहस्य उजागर भी हो जाए तो अयान सक्सेना पर इसका कोई खास असर न हो। उन्होंने अयान सक्सेना की हत्या के लिए सार्वजनिक रूप से कोई इनाम नहीं रखा, लेकिन उन्होंने अयान सक्सेना को मारने के लिए लोगों को भेजा, इसलिए अयान सक्सेना का जवाबी हमला करना गलत नहीं था। पहले यहाँ आओ, मेरे पास एक और कॉल आ रही है। बड़े आदमी ने गहरी आवाज में कहा। अच्छा पिता। कॉल कनेक्ट हुई और वह कोई दूसरा बड़ा आदमी था जो मदद मांगने आया था। ओमकार देसाई, क्या तुम्हें खबर मिली? एक और बड़ा आदमी बोला। ओमकार देसाई ने शांतिपूर्वक कहा, राष्ट्रपति मियाज़ाकी, आपने अभी भी शिष्टाचार नहीं सीखा है। आपने कहा था कि यह एक बहुप्रतीक्षित संदेश है। भाड़ में जाए तुम्हारे शिष्टाचार। ये तो मेरा स्वभाव है। फोन पर दूसरी ओर मौजूद व्यक्ति यशवर्धन सिंह नामक एक बड़े नाम थे। ओमकार देसाई ने अपना सिर हिलाया और परवाह नहीं की। यशवर्धन सिंह पहले अश्वेत व्यक्ति हुआ करते थे, लेकिन बाद में वे श्वेत व्यक्ति बन गए, लेकिन अपना व्यक्तित्व बदलना इतना आसान नहीं है। आपका इनाम कितना था? ओमकार देसाई ने पूछा। 50 करोड़ डॉलर। हम एक जैसे हैं। शीर्ष हत्यारा हमें मारने के लिए आ रहा है। क्या आपके पास कोई अच्छा विचार है? यशवर्धन सिंह का मूड बहुत अच्छा नहीं था।
यद्यपि वह बहुत कुछ झेल चुका है, फिर भी वह चिंतित है जब उसे पता चलता है कि एक बड़ा हत्यारा है जो उसे मारना चाहता है। ओमकार देसाई, मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगर हम मिलकर हत्यारे संगठन पर दबाव डालें तो क्या हम उनसे इनाम रद्द करवा सकते हैं? यशवर्धन सिंह, संभावना बहुत अधिक नहीं है। दूसरी पार्टी कई हत्यारे संगठनों पर इनाम रख रही है। वे हत्यारे संगठन हमें जरूर मुंह की खानी देंगे। ये संभव है कि हम उसे पैसे दे सकें, लेकिन हत्यारे दुनिया के नियमों के अनुसार हमें पहले दौर में जीवित रहना होगा। ओंकार देसाई ने पूछा, आपका क्या मतलब है? यशवर्धन सिंह, इस स्तर के हत्या मिशन की समय सीमा 1 सप्ताह है। यदि यह 1 सप्ताह के भीतर पूरा नहीं हुआ तो इसे फिर से उठाया जाएगा। हमें इसे पूरे सप्ताह चलाना होगा। हमें हत्यारे संगठन को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने का भी कोई रास्ता खोजना होगा। ओमकार देसाई ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, राष्ट्रपति मियाज़ाकी, अगर हत्यारा संगठन हमें छोड़ देता है तो हमें जो कीमत चुकानी होगी वह कम नहीं होगी। इस तरह की बात से हत्यारे संगठन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। कम से कम 5 गुना इनाम। उनमें से अधिकांश को समझने के लिए 10 गुना से अधिक आकार की आवश्यकता होती है। मियाज़ाकी जीरो ने आह भरी। क्या होगा यदि दूसरे पक्ष को कोई अन्य हत्यारा संगठन मिल जाए? यशवर्धन सिंह, हमें पैसा खर्च करते रहना होगा, या फिर हमें कोई ऐसा तरीका खोजना होगा जिससे दूसरे पक्ष को हमें संदेह में रखने से रोका जा सके। ओमकार देसाई, जो व्यक्ति हमें मारना चाहता है वह यान सक्सेना होना चाहिए, लेकिन हमें डर है कि हमें सबूत नहीं मिल पाएंगे। क्या होगा अगर हम उसकी भी हत्या करना चाहें? यशवर्धन सिंह, हत्याकांड करने वाला संगठन उनकी हत्या के आदेश स्वीकार नहीं करेगा। वह एक बहुत शक्तिशाली हैकर है। इसके अलावा 1 दर्जन से अधिक लोग उसकी सुरक्षा में हैं और हत्यारा मौत से डरता है। यमामोटो जून, अध्याय 406, निवेशकों की चिंताएं। 1 घंटे से अधिक समय बीत गया। सुबह के 2 बजे थे। मियागी जीरो, ओमकार देसाई और अन्य लोग एक मनों में एकत्र हुए। देर हो चुकी थी, लेकिन उनमें से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उन्हें वांछित अपराधियों की तरह ढूंढा जा रहा था। राष्ट्रपति यामामोटो, आप सबसे बुजुर्ग हैं, आप कुछ क्यों नहीं कहते? किसी ने यामामोटो तोशिमिची की ओर देखा। ये सुनकर बाकी लोग ओंकार देसाई की तरफ देखने लगे। ओंकार देसाई ने कहा, सबको, हालांकि कोई सबूत नहीं है, लेकिन सबको यही अनुमान लगाना चाहिए कि यह काम अयान सक्सेना ने किया है। सभी ने सिर हिलाया। अयान सक्सेना नियम तोड़ रहा है। दुनिया के सभी अमीर लोगों को उनका बहिष्कार करना चाहिए। 2 बड़े लोगों ने गुस्से से कहा। ओमकार देसाई, उन पर पहले भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था और मुझे नहीं लगता कि उन्हें अमीरों द्वारा किए जा रहे बहिष्कार की परवाह है। और हमारे लिए सबूत ढूंढना मुश्किल है। सज्जनों, मुझे नहीं लगता कि गुस्सा होने से समस्या हल हो जाएगी। सब चुप हो गए। ओमकार देसाई ने आगे कहा, अयान सक्सेना की हैकिंग कौशल बहुत मजबूत है और वे हत्या करने वाले संगठन अब उसके आदेश नहीं लेना चाहते हैं। हमारे लिए इनाम घोषित होने के बावजूद उसे मारना आसान नहीं है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, हमने उसके परिवार पर इनाम रखा है। उसके पिता, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके ससुर, उसकी सास इत्यादि। ओमकार देसाई, अफ्रीका में विद्रोहियों के समूह ने राजीव कुमार का अपहरण कर लिया और परिणामस्वरूप उनमें से कई हजार लोग मारे गए। अब उन्हें हर जगह छिपकर जीवित रहना होगा। उसके परिवार को मारने से उसे पूरी तरह क्रोधित करने के अलावा कोई मतलब नहीं होगा। हमारा अभी भी परिवार है। जो आदमी अभी बोला था वह चुप हो गया। वे वांछित हैं, लेकिन उनके परिवार नहीं। अगर वे ऐसा करते हैं तो परिणाम और भी गंभीर होंगे। ओंकार देसाई ने नज़र घुमाई। कुछ समय पहले बैंकिंग प्रणाली हैक कर ली गई थी और देश को सिर्फ 2 दिनों में 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ। अगर अयान सक्सेना के परिवार के सदस्य मर गए तो शायद इस तरह की घटना फिर से होगी और वह हम पर विशेष ध्यान देंगे। किसी ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, राष्ट्रपति यामामोटो, यदि आप ऐसा कहते हैं तो क्या हमें अब भी खड़े होकर अयान सक्सेना से दया की भीख मांगनी होगी? ओंकार देसाई ने अपना सिर हिलाया। 2 रास्ते हैं। पहला विकल्प यह है कि हम संयुक्त रूप से उसकी मौत के लिए इनाम की घोषणा करें। जब तक राशि पर्याप्त होगी, निश्चित रूप से कोई न कोई उसे मारने के लिए तैयार हो जाएगा। वे निजी ऑर्डर ले सकते हैं। अगर अयान सक्सेना दबाव महसूस करते हैं तो वह हमारे साथ बातचीत करेंगे। दूसरा विकल्प यह है कि हम बातचीत में ईमानदारी दिखाएं और साथ ही हत्यारे संगठन को अनुबंध और इनाम रद्द करने के लिए पैसे की पेशकश करें। लेकिन इसे 1 सप्ताह के बाद ही रद्द किया जा सकता है। लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। उन सभी के पास एक बहुत मजबूत सुरक्षा टीम है और उनका मानना है कि यदि वे 1 सप्ताह तक जीवित रहे तो वे ऐसा करने में सक्षम होंगे। यदि सस्पेंस जारी रहा तो यह असहनीय हो जाएगा।
अयान सक्सेना इतना शक्तिशाली है कि उसे वांछित होने का डर नहीं है। हालांकि वे अमीर हैं, वे सिर्फ साधारण लोग हैं। एक छोटी सी गोली उन्हें नरक में भेज सकती है। डिंग डिंग, तभी ओंकार देसासुके का फोन बजा। कॉल अरविंद यादव की थी। उनमें से एक व्यापारी है और दूसरा राजनीतिज्ञ, लेकिन उनके बीच अच्छे व्यक्तिगत संबंध हैं। मास्सो, इतनी रात को क्यों फोन कर रहे हो? कुछ गड़बड़ है क्या? ओंकार देसाई ने पूछा। फोन के दूसरी तरफ अरविंद यादव ने गहरी आवाज में कहा, भाई यामामोटो, इशिकावा परिवार का पारिवारिक कोष खत्म हो गया है और उनके व्यक्तिगत बैंक खाते का पैसा भी खत्म हो गया है। कुल 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ओंकार देसाई स्तब्ध रह गए। उनकी हत्या के लिए कुल इनाम 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। भाई आसो, आपका क्या मतलब है? किसी ने अपना पैसा स्थानांतरित कर दिया और फिर उस पैसे का इस्तेमाल हम पर इनाम रखने के लिए किया। यही होना चाहिए। फोन रखते ही ओंकार देसाई ने स्थिति बताई। सभी अयान सक्सेना शिकियान परिवार के पैसे चुपचाप ट्रांसफर करने में सक्षम था, इसलिए वह निश्चित रूप से हमारे पैसे भी ट्रांसफर कर सकता है। यमामोटो तोशिमिची। सबके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। अयान सक्सेना के साथ टकराव के बाद स्थिति और भी गंभीर हो गई। अयान सक्सेना ने उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया था और वे बहुत क्रोधित थे, इसलिए उन्होंने अयान सक्सेना की हत्या करने के लिए सेना में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की। लेकिन यदि वर्तमान स्थिति जारी रही तो यह और भी भयावह हो जाएगी। अयान सक्सेना उनका सारा पैसा ट्रांसफर कर सकता है और फिर उस पैसे का इस्तेमाल उन्हें मारने के लिए इनाम के तौर पर कर सकता है। तब वे क्या करेंगे? अगर हम उन्हें मार भी न दें तो भी अगर हम उनका पैसा हस्तांतरित कर दें तो वे क्या करेंगे? नकदी प्रवाह के बिना कोई कंपनी कैसे काम करती है? सभी लोग, अगर हम सब मिलकर अयान सक्सेना या उसके परिवार को मारने के लिए इनाम घोषित कर दें तो संभवतः हमारा पैसा हमारा नहीं रहेगा। वे हमारे लिए मौत का वारंट बन जाएंगे। शान जून ने गहरी आवाज में कहा। सब ने भौहें से कुड़ी। अयान सक्सेना एक टॉप हैकर है। एक बार पैसा ट्रांसफर हो जाने के बाद उसे दोबारा पाना उनके लिए लगभग नामुमकिन है। इसके बाद ये धन दुनिया भर में प्रसारित होगा और कई दौर के बाद ये पूरी तरह से सफेद हो जाएगा। कुआं, किसी ने आह भरी। हम व्यवसायी हैं, कड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं, इसलिए हमारे लिए बेहतर है कि हम ऐसी हत्याओं में शामिल न हों। वह पीछे हटने लगा। उसने सोचा कि अयान सक्सेना को मारने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से सहमत हो गया। भेजे गए निंजा में से 8 को पकड़ लिया गया था। उन्हें भी फांसी दे दी गई। शिकियान के परिवार का सारा पैसा अप्रत्यक्ष रूप से स्थानांतरित कर दिया गया। यदि वे इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो भले ही वे जीत जाएं, यह एक दुखद जीत होगी। अयान सक्सेना चुपचाप पैसे ट्रांसफर कर सकता है। ये वाकई डरावना है। अगर हम ऐसा करते रहे तो ये हमारे लिए या हमारे तोसाकुरा साम्राज्य के लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, कई अन्य लोगों ने भी अपनी बात रखी। वे भी भयभीत थे। सब लोग, इतनी जल्दी पीछे ना हटें। मैजिक सिटी में अभी भी हमारे 2 उच्च स्तरीय निंजा हैं। वे अयान सक्सेना को मारकर मिशन पूरा कर सकते हैं। जब तक अयान सक्सेना मरता रहेगा तब तक बाकी कोई समस्या नहीं होगी। किसी ने गहरी आवाज में कहा। थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। मैं ये भी सोचता हूं कि हमें इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर हम बहुत कमजोर होंगे तो भविष्य में दुश्मन हमें आसानी से निशाना बना लेंगे। कई लोगों ने अपनी बात रखी। बेशक, ऐसे लोग भी हैं जो इस पर कायम रहने का समर्थन करते हैं। शान जुन ने कहा, हमें वैसे भी 1 सप्ताह तक जीवित रहना है, इसलिए आइए चर्चा करें कि 3 दिनों में इससे कैसे निपटा जाए। सभी ने सिर हिलाया। शान जुन ने कहा, हम सभी अगले कुछ दिनों तक यहीं रहेंगे। हमारे अंगरक्षक हमारी रक्षा के लिए एकजुट हो सकते हैं। अगर कोई बात सामने आती है तो हम उस पर तुरंत चर्चा कर सकते हैं। सहमत होना, यह अच्छा है। सभी सहमत हो गए। उनकी सुरक्षा टीम काफी मजबूत है, लेकिन वे अयान सक्सेना की सुरक्षा टीम से काफी कमजोर हैं। वे दुनिया के सबसे बड़े हत्यारे का सामना करते हुए दोषी महसूस करते हैं। जब हम एक साथ होते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। अगली सुबह थी। अयान सक्सेना ने अपनी आंखें खोली और देखा कि रोशनी मेहरा करवट लेकर सो रही थी और उसकी ओर देख रही थी। सुप्रभात, बूढ़े आदमी, रोशनी मेहरा ने नाजुक आवाज में कहा। अयान सक्सेना ने आगे बढ़कर रोशनी मेहरा को गले लगाया और कहा, बीवी, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गईं? अभी तो शायद 7 भी नहीं बजे हैं। रोशनी मेहरा, मैं जल्दी उठ गई क्योंकि मैं आज आपके ऑटोग्राफ सेशन के बारे में सोच रही थी। बूढ़े आदमी, तुम्हें सावधान रहना होगा। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी ताकत के साथ मेरी सुरक्षा निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी, आप निश्चिंत रहें। पत्नी, आज बाहर मत जाओ। रोशनी मेहरा के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। बूढ़े आदमी, कुछ हुआ है क्या? अयान सक्सेना ने अपना सिर हिलाया।
कुछ नहीं, बस आज मेरी एक पुस्तक पर हस्ताक्षर समारोह है और मुझे चिंता है कि कोई जानबूझकर इस समारोह में गड़बड़ी कर सकता है। अगर तुम घर पर हो तो मैं तुम्हारी चिंता नहीं करूंगा। रोशनी मेहरा ने सिर हिलाया। अध्याय 407 पुस्तक पर हस्ताक्षर समारोह शुरू हुआ। सुबह सुबह असंख्य लोग व्यायामशाला में उमड़ पड़े। पैदल चलने वालों की सड़कें खचाखच भरी हुई थीं। सड़कें यातायात से जाम हो गईं। डिंग डिंग, अयान सक्सेना का सेल फोन बजा। वह इस समय व्यायामशाला की ओर जा रहा था। श्री प्रदीप शर्मा, क्या हो रहा है? अयान सक्सेना ने फोन पर जवाब दिया। फोन पर दूसरी तरफ तियान लांगयू ने कहा, श्री सक्सेना, स्टेडियम में आने वाले लोगों की संख्या हमारी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। अन्य स्थानों से केवल दसियों हजार प्रशंसक ही आए थे। शंघाई से आए लोगों की संख्या 100,000 से अधिक होने की संभावना है। अयान सक्सेना, अब वहां लाखों लोग उमड़ रहे हैं। तियान लांगयू, यहाँ पहले से ही 100,000 से अधिक लोग हैं। अभी भी समय है और संभवतः बाद में और भी लोग आएंगे। यदि बहुत अधिक लोग होंगे तो ड्रोन का पहचान प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। ड्रोन पहचान के लिए लक्ष्य की चाल की मुद्रा को कैप्चर करना आवश्यक है। वहां इतनी भीड़ थी कि मैं कोई फोटो नहीं ले सका। श्री प्रदीप शर्मा, क्या आप स्टेडियम में प्रवेश करने वाले प्रशंसकों को पहचान सकते हैं? श्री प्रदीप शर्मा, श्री सक्सेना, ये ठीक है। व्यायामशाला में प्रवेश करने से पहले एक अपेक्षाकृत खाली क्षेत्र है जहां आप इसे पहचान सकते हैं। अयान सक्सेना, तो आप लोग सुनिश्चित करें कि अंदर सब सुरक्षित है। बाहर बहुत सारे लोग हैं, आप सब संभाल नहीं सकते। वैसे आप लोगों को मेरे परिवार की सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। चिंता मत करो मिस्टर सक्सेना, घर पर कोई समस्या नहीं होगी। सीरियस। पुलिस की गाड़ी के रास्ता साफ करने के बाद अयान सक्सेना को जिम्नेजियम पहुंचने में काफी समय लगा। जिम्नेजियम के बाहर एक बड़ा खुला स्थान था जो अब बहुत से लोगों से भरा हुआ था। मास्टर अर्जुन यहाँ हैं। मास्टर अर्जुन यहाँ। मास्टर अर्जुन। जब अयान सक्सेना को कार से उतरते देखा तो अनगिनत प्रशंसक जोर जोर से जयकारे लगाने लगे। अयान सक्सेना थोड़ा उलझन में था। उनके पास पहले से ही डुअन पर 100 मिलियन प्रशंसक हैं। हालांकि उनके प्रशंसक सप्ताह के दिनों में एक साथ इकट्ठा नहीं होते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी आइडल स्टार होने की भावना को इतनी निष्पक्षता से अनुभव नहीं किया है। मास्टर अर्जुन, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। कुछ भी गलत हो जाना बहुत आसान है। श्री प्रदीप शर्मा ने अयान सक्सेना को याद दिलाने के लिए संपर्क किया। वह यहाँ व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत पहले यहाँ आ गए थे। अयान सक्सेना, क्या आपके पास ट्विटर है? पास होना। सीरियस। उन्होंने जल्दी से अयान सक्सेना के लिए एक माइक्रोफोन ढूंढ लिया और उस माइक्रोफोन को विशेष पुलिस कार के ट्विटर से जोड़ दिया। अयान सक्सेना ने माइक्रोफोन चालू किया। सभी लोग कृपया एक क्षण के लिए शांत हो जाएं। आपके प्यार के लिए धन्यवाद। आप बहुत उत्साही हैं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं। मैंने देखा कि बहुत से लोग अपने बच्चों को लेकर आए हैं और उनमें से कुछ काफी बूढ़े हैं। अभी यहाँ बहुत भीड़ है और बाद में और भी बहुत से लोग आएंगे। भीड़ इतनी ज्यादा है कि लोगों को कुचला जाना आसान है। अयान सक्सेना ने मुंह खोला। उनकी आवाज कई ट्वीटरों के माध्यम से दूर तक पहुंची। आप सभी का उत्साह बढ़ाने के लिए धन्यवाद देने के लिए मैं एक सप्ताह के भीतर ऑनलाइन प्रसारण की व्यवस्था करूंगा। मैं कहानियां सुना सकता हूं, गीत गा सकता हूं आदि। मेरा एक छोटा सा अनुरोध भी है। आप व्यवस्थित तरीके से जाएं और स्टेडियम के बाहर इकट्ठा न हों। आज तापमान अपेक्षाकृत कम है, सर्दी न लग जाए। आप सभी को धन्यवाद। सभी लोग जाने लगे और अयान सक्सेना ने राहत की सांस ली। यहाँ पहले से ही करीब 60,000 लोग मौजूद हैं और कई लोग अभी भी आने वाले हैं। अगर यहाँ 100,000 या 200,000 लोग जमा हो गए तो भगदड़ मचने का खतरा बहुत ज्यादा हो जाएगा। मिस्टर सक्सेना, कृपया जल्दी आइए। सीरियस। वे अयान सक्सेना के बारे में भी चिंतित थे जो बाहर था। वहां जांच के लिए बहुत अधिक लोग हैं। क्या होगा यदि शेष 2 निंजा भीड़ में छिपे हों? और वे अकेले नहीं हैं जो अयान सक्सेना को मारना चाहते हैं। अयान सक्सेना ने श्री प्रदीप शर्मा व अन्य लोगों के संरक्षण में व्यायामशाला में प्रवेश किया। बाहर भीड़ में सचमुच एक निंजा था। ये निंजा अभी भी एक महिला है। उसके पास एक बंदूक थी और प्रदीप शर्मा के घर पर कड़ी सुरक्षा थी तथा आसपास बहुत से लोग थे, इसलिए वह अयान सक्सेना को गोली मारने के लिए उसके काफी करीब नहीं जा सकी। अफसोस की बात है, वह महिला मन ही मन दुखी थी। वह भी चीनी है और उसने प्रवेश टिकट ले लिया था। शुरू में वह सोच रही थी कि क्या वह अयान सक्सेना को बाहर मार सकती है, इसलिए वह तुरंत अंदर नहीं गई। अब जब अयान सक्सेना आ गया है तो उसे भी आना ही होगा। उसने पिस्तौल को प्लास्टिक की थैली में डाल दिया और सेल फोन को कूड़ेदान में फेंक दिया। पिस्तौल हाथ में लेकर चलना बिल्कुल भी ठीक नहीं था।
पिस्तौल छुड़ाओ और महिला अंदर चली जाती है। वह बहुत आश्वस्त है। उसके बायोडेटा में कोई भी गलती नहीं थी। इसके अलावा वह वास्तव में अयान सक्सेना की प्रशंसक थी और उसने अयान सक्सेना की किताबें खरीदी थीं। उसे अयान सक्सेना द्वारा लिखी गई परियों की कहानियां पढ़ना भी पसंद था। उन्होंने अयान सक्सेना के समर्थन में ऑनलाइन कई टिप्पणियां भी की हैं। इन्हें देखकर तो निस्संदेह वह उनकी प्रशंसक हैं, लेकिन अगर उसे आदेश मिलता तो उसे अयान सक्सेना को मारना पड़ता। आदेशों का पालन करना पहली बात है। डिंग 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 डिंग, कमांड सेंटर में अलार्म बज उठा। बड़ी स्क्रीन पर महिला की तस्वीर दिखाई गई। सभी लोग कृपया सावधान रहें। एक संदिग्ध लक्ष्य देखा गया है। स्तर 1 खतरा। कमांड सेंटर ने तुरंत चेतावनी जारी कर दी। स्टेडियम में मौजूद गुआन टीम को तुरंत ही यह खबर मिल गई। वे हिले नहीं। महिला तुरंत सुरक्षा जांच चैनल से गुजर गई। स्टेडियम में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ता है। स्टेडियम में चाकू लाना तो दूर, बंदूक भी लाना असंभव है। सिजल, जब महिला सुरक्षा जांच से गुजर रही थी तो जिस उपकरण की वह जांच कर रही थी उसमें से बिजली निकल गई और तेज कट के कारण महिला अचेत हो गई। दरार। पास में मौजूद किसी व्यक्ति ने तुरंत महिला को हथकड़ी लगा दी। ये हथकड़ी विशेष रूप से बनाई गई है। भले ही आप साधारण पुलिस हथकड़ी आसानी से खोल सकते हैं, लेकिन इसे खोलना बहुत मुश्किल है। आप सभी चिंता मत करें। ये व्यक्ति संभवतः कोई दुश्मन जासूस है। कृपया इसे किसी को न बताएं जिसने इसे देखा है। यदि आप इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो पुलिस आकर आपको जांच के लिए वापस ले जाएगी। गुआन से एक व्यक्ति समझाने के लिए आया। हमें इसे गुप्त रखना होगा, पास में खड़े किसी व्यक्ति ने जल्दी से कहा। बाकी लोगों ने सिर हिलाया। जल्द ही बेहोश महिला को राष्ट्रीय सुरक्षाकर्मी ले गए। श्री प्रदीप शर्मा अयान सक्सेना के पास गए और फुसफुसाए, श्री सक्सेना, हमने अभी अभी एक महिला निंजा को पकड़ा है। 10 निंजा में से केवल विक्रांत कुमार ही बचा है। ठीक है, लापरवाह मत बनो, हो सकता है कि अन्य हत्यारे भी हों, अयान सक्सेना ने याद दिलाया। सीरियस ने सिर हिलाया। अयान सक्सेना ऑटोग्राफ बूथ की ओर चल पड़ा। ये ऑटोग्राफ बूथ खास तौर पर बनाया गया था। देखने में ऐसा लग रहा था कि यह लकड़ी से बना है, लेकिन असल में ये बुलेटप्रूफ कंपोजिट मटेरियल से बना था। अगर कोई खतरा होगा तो अयान सक्सेना छिप जाएगा। आप सभी को आने के लिए धन्यवाद। समय कम है और काम भारी है। चलिए, बातें करना बंद करें और तुरंत काम शुरू करें, अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। पुस्तक पर हस्ताक्षर का कार्य शीघ्र ही शुरू होगा। यहाँ आने वाले प्रशंसक अपनी किताबें नहीं लाते। अगर उन्हें किसी किताब की ज़रूरत होती है तो कर्मचारी अयान सक्सेना के पास एक नई किताब लेकर आते हैं जो उस पर हस्ताक्षर करके उन्हें दे देते हैं। इससे विषाक्तता से बचा जा सकेगा। यदि आप दूसरों द्वारा लाई गई पुस्तकों का उपयोग करते हैं तो कौन जानता है कि उनके साथ छेड़छाड़ की गई है। यहाँ आने वाले लोग भले ही ठीक हों, लेकिन जो किताबें वे अपने साथ लाते हैं उन्हें शायद बदल दिया गया हो। स्विश। अयान सक्सेना ड्रैगन फ्लाइंग फीनिक्स डांस पर 2 शब्द अयान सक्सेना लिखे हुए थे। धन्यवाद मास्टर अर्जुन, पहले प्रशंसक ने खुश होकर कहा। समय पल पल बीतता गया। हस्ताक्षर करने में लगभग 10 सेकंड या 3 घंटे से अधिक समय लगता है, जिसमें लंच का समय भी शामिल है, इसलिए 3000 लोगों को 10 घंटे तक हस्ताक्षर करना पड़ता है। मुझे क्या करना चाहिए? विक्रांत कुमार ने चुपके से भौहें सिकोड़ लीं। वह एक टैक्सी में बैठे थे जो स्टेडियम से बाहर जाने वाली थी, लेकिन स्टेडियम में मौजूद लोग जा रहे थे। उन्हें पहचानना आसान बना रहा। यहाँ रहने की अपेक्षा युवान समुदाय के निकट अवसरों की तलाश करना बेहतर है, विक्रांत कुमार ने मन ही मन कहा। अध्याय 408 विक्रांत कुमार फिर प्रकट हुए। पूर्वी चेरी देश। 1 से अधिक विश्वस्तरीय हत्यारे आ चुके हैं और उनका लक्ष्य ओमकार देसाई और अन्य चाइबोल बॉस हैं। इतने बड़े शख्स की हत्या करने पर निश्चित रूप से प्रतिशोध होगा, लेकिन दुनिया के शीर्ष हत्यारे होने के नाते वे इससे डरते नहीं हैं। अयान सक्सेना के पास 30-40 इनामी लक्ष्य थे। इनमें से कुछ लोग संयुक्त बचाव के लिए एकत्र हुए थे, जबकि कुछ दूर थे और उनका एक साथ आना इतना आसान नहीं था। कहीं एक टाइकून अपना विला छोड़कर बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। उसे एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेना है। अभी 1 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर एक व्यक्ति ने धीरे से ट्रिगर दबाया और स्नाइपर गोलियां तेजी से उस पर आ लगीं। पफ! इससे पहले कि तरुण कपूर कार में बैठ पाते, एक गोली उनकी छाती में जा लगी। उत्तम, हत्यारा मुस्कुराया। एक विश्वस्तरीय हत्यारे के रूप में उसने कई प्रयास किए हैं और हर बार सफल रहा है। अब तक उसकी हत्या की सफलता दर 100% है। बिना देर किए उसने जल्दी से स्नाइपर राइफल निकाली और चला गया। ओमकार देसाई और अन्य लोगों को जल्द ही यह खबर मिल गई। राष्ट्रपति एकुरा की मृत्यु ऐसे ही हुई।
मैंने उनसे कल रात आने को कहा था और उन्होंने कहा था कि उनका सुरक्षा बल मजबूत है और कोई समस्या नहीं होगी। विश्व के सबसे बड़े हत्यारे का सामना करने के लिए हमारे सामान्य सुरक्षा बल पर्याप्त नहीं हैं। ओमकार देसाई और अन्य लोग इस बारे में बात कर रहे थे। यहाँ करीब 20 लोग थे जिन्हें अयान सक्सेना मारना चाहता था और सुरक्षा दल में 300 से ज़्यादा लोग थे। ये लोग कुलीन हैं। 300 लोगों की सुरक्षा टीम बहुत बड़े क्षेत्र की रक्षा कर सकती है। किसी अन्य स्थान पर एक राजकोष प्रमुख आ रहा है। वह थोड़ा उलझन में था। क्या उसे घर पर सुरक्षित रहने की गारंटी दी जा सकती है? अगर वह उस जागीर को छोड़ देता है जहां अमीर लोग इकट्ठा होते हैं, तो क्या उसका हत्यारा पहले ही आ चुका होगा? प्रिय, तुम्हें वहां जाना चाहिए। इस बात की पूरी संभावना है कि हत्यारा आने ही वाला है। घर पर एक सप्ताह तक जीवित रहना मुश्किल होगा, टाइकून के बेटे ने कहा। चाइबोल ने सिर हिलाया। उसने फ़ोन किया और जल्द ही पुलिस की कई गाड़ियां आ गईं। वह अपनी बुलेटप्रूफ गाड़ी लेकर गैराज में गया, गाड़ी में बैठा और फिर बाहर निकल गया। काफिला तेजी से उस मनों की ओर बढ़ गया जहां धनी लोग एकत्र थे। यह उद्योगपति डोंगजिन में नहीं रहता है, लेकिन दूरी ज्यादा नहीं है और वह 3 या 4 घंटे में वहां पहुंच सकता है। हेलीकॉप्टर लेना ज्यादा तेज है, इसलिए वह हेलीकॉप्टर लेने की हिम्मत नहीं करता। यदि हत्यारा पहले से ही नजदीक है तो हेलीकॉप्टर की सुरक्षात्मक क्षमताओं के साथ भले ही आप सफलतापूर्वक उड़ान भर लें, फिर भी घात लगाए बैठे हत्यारे द्वारा आपको मार गिराया जा सकता है। बुलेटप्रूफ कार में बैठकर उन्हें काफी सहजता महसूस हुई। गल्प। जल्द ही टाइकून को प्यास लगी। कार में एक छोटा सा रेफ्रिजरेटर था जिसमें पानी भरा हुआ था। उसने मिनरल वाटर की एक बोतल निकाली और उसका आधा हिस्सा गटक लिया। डॉक्टर, अस्पताल। जल्द ही कोषाध्यक्ष को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन्हें इतना चक्कर आ रहा था कि वे ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। काफिले में 200 मीटर से भी कम दूरी पर उनकी मौत हो गई। लगातार 2 दिग्गजों की मौत के बाद बाकी लोग दहशत में आ गए। चाहे उनके पास कितना भी पैसा हो, उनके पास केवल एक ही जीवन है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अयान सक्सेना को निशाना बनाने के नतीजे इतने गंभीर होंगे। अयान सक्सेना ने वाकई उन पर इनाम रखने की हिम्मत की। चेतन शर्मा भी मर चुका है। ये तो केवल पहला दिन है और 2 लोग मर चुके हैं। हमारे लिए अयान सक्सेना की हत्या करना कोई बुद्धिमानी भरा कदम नहीं होगा। जागीर के कुछ धनी लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि उनके पास बहुत पैसा है और वे व्यर्थ नहीं मरना चाहते। वे इस तरह एक साथ इकट्ठे होते हैं और एक सप्ताह तक यह मानकर चलते हैं कि कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन एक सप्ताह के बाद वे क्या करेंगे? यदि अयान सक्सेना 3 दिन बाद जीवित और स्वस्थ होता, तो क्या उन्हें अयान सक्सेना को सिर झुकाकर क्षमा मांगने के लिए मजबूर करना पड़ता? यदि इनाम रद्द नहीं किया जाता है, तो भले ही वे हत्यारे संगठन को अनुबंध तोड़ने के लिए भुगतान करें, लाभ केवल इतना ही होगा। दुनिया भर में बहुत सारे हत्यारे संगठन हैं। अयान सक्सेना शेष हत्यारों को संगठित करना जारी रख सकता है। अगर हत्यारा संगठन स्वेच्छा से अनुबंध रद्द कर देता है, तो इनाम की पूरी राशि वापस कर दी जाएगी। अयान सक्सेना के लिए किसी अन्य हत्यारे संगठन के इनाम को बदलना मुश्किल नहीं होगा। क्या वे अन्य संगठनों को अनुबंध तोड़ने की अनुमति देंगे? एक के बाद एक, उनके पास इस तरह खेलने के लिए कितने पैसे हैं? दोपहर। अयान सक्सेना खाना खा रहे थे तभी श्री प्रदीप शर्मा उनके पास आए। मिस्टर सक्सेना, तोसाकुरा देश में 2 धनी लोग मर गए। श्री प्रदीप शर्मा फुसफुसाए। अयान सक्सेना हैरान दिखे। क्या बड़ी बात है? तोसाकुरा देश में इतने अमीर लोग हैं कि एक दिन में 2 लोगों का मरना सामान्य बात है। कुछ नहीं। सीरियस ने अपना सिर हिलाया। वह मन ही मन बुदबुदाया, कितना सामान्य हथौड़ा है। वे सभी वांछित थे और फिर उनकी हत्या कर दी गई। शे परिवार का पैसा भी एक रहस्यमय व्यक्ति द्वारा हस्तांतरित कर दिया गया था। रहस्यमय व्यक्ति ने उस धन का उपयोग उनके सिर पर इनाम रखने के लिए किया होगा। ये रहस्यमयी व्यक्ति संभवतः अयान सक्सेना है। श्री प्रदीप शर्मा, मुझे बताइए कि आपको क्या कहना है? अयान सक्सेना ने कहा। श्री प्रदीप शर्मा फुसफुसाए, श्री सक्सेना, उनकी हत्या कर दी गई। तोसाकुरा के लोगों को संदेह है कि यह काम आपने ही किया है। इस तरह की अफवाहें इंटरनेट पर पहले से ही चल रही हैं। अयान सक्सेना ने शांत भाव से कहा, अगर शक करना बेकार है तो पुलिस का क्या मतलब है? शक करना छोड़ो। बहुत से लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। वे कौन हैं? ओह हाँ, उनकी हत्या क्यों की गई? श्री प्रदीप शर्मा मन ही मन बुदबुदाए, तुम्हें क्यों नहीं मालूम कि मेरी हत्या कर दी गई है? श्री सक्सेना, उनमें से दर्जनों की हत्या कर दी गई और उन पर 10 मिलियन से 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक का इनाम रखा गया। अयान सक्सेना ने ईर्ष्या से कहा, वे अभी भी अधिक मूल्य के हैं। मुझे शुरुआत में केवल 500,000 अमेरिकी डॉलर की पेशकश की गई थी।
श्री प्रदीप शर्मा, मुझे डर है कि तोसाकुरा देश के धनी लोग खुश नहीं होंगे। दोपहर में अयान सक्सेना ने पुस्तकों पर हस्ताक्षर करना जारी रखा। विक्रांत कुमार बस में सवार होकर जियुवान समुदाय के पास से गुजरे। उन्होंने जियुवान समुदाय के आसपास के वातावरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जियुवान समुदाय में प्रवेश करना और लोगों को मारना मुश्किल है। जियुवान समुदाय के पास सुरक्षा बल स्पष्ट रूप से बहुत मजबूत है और समुदाय के सभी सुरक्षा गार्ड ऊर्जावान युवा पुरुष हैं। सामुदायिक द्वार से 30 मीटर से भी कम दूरी पर एक पुलिस बूथ है और जियुवान समुदाय के आसपास कई दंगा पुलिस वाहन भी खड़े हैं। समुदाय के प्रवेश द्वार के पास और प्रवेश मार्ग पर पुलिस कुत्ते मौजूद रहते हैं, इसलिए समुदाय में प्रतिबंधित वस्तुएं लाना आसान नहीं है। विक्रांत कुमार ने पास की ऊंची इमारतों पर भी स्नाइपर्स को देखा। यदि कोई असामान्य हरकत हुई तो उनके हाथों में मौजूद बंदूकें शाकाहारी नहीं होंगी। इस ऑपरेशन में हम 2 ही बचे हैं। चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा इतनी शक्तिशाली कब हो गई? विक्रांत कुमार ने चुपके से भौहें सिकोड़ लीं। वह जानता था कि चीनी राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन उनमें से प्रत्येक उच्च स्तरीय निंजा भी थे जिन्होंने विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उनकी व्यक्तिगत क्षमताएं अधिकांश राष्ट्रीय सुरक्षा टीमों से अधिक हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश का पता चीन पहुंचते ही चल गया था। क्या ये चीन की स्काईनेट प्रणाली हो सकती है? लेकिन हमारी पहचान संबंधी जानकारी में कुछ भी गलत नहीं है। विक्रांत कुमार थोड़ा उलझन में थे। बस आगे बढ़ गई और विक्रांत कुमार 2 स्टॉप के बाद उतर गया। यह जियुवान समुदाय से लगभग 2 किलोमीटर दूर था। विक्रांत कुमार ने अपना भेष बदला और मेकअप किया और उन्हें यकीन था कि कोई उन्हें नोटिस नहीं करेगा क्योंकि वह सर्दियों में अधिक कपड़े पहनते हैं। लेकिन इससे पहले कि वह 50 मीटर आगे बढ़ता, एक छिपे हुए ड्रोन ने उसकी चाल पर नजर रख ली। डिंग डिंग, कमांड सेंटर ने तुरंत एक चेतावनी संदेश जारी किया। इस बात की 53% संभावना है कि इस व्यक्ति ने सैन्य प्रशिक्षण लिया है। अरे, ये व्यक्ति तो कुछ विक्रांत कुमार जैसा चलता है। कमांड सेंटर में एक मानवीय व्यक्ति मौजूद है, लियांग जिंगटियन ने गहरी आवाज में कहा। तुरंत उसके डेटा की तुलना विक्रांत कुमार के डेटा से करो। ड्रोन प्रणाली में ये तुलना कार्य नहीं है, लेकिन उनके पास तुलना करने के लिए अन्य तरीके भी हैं। तुलना जल्द ही समाप्त हो गई। ये व्यक्ति विक्रांत कुमार है। चैप्टर 409। विक्रांत कुमार ने फिर दी धमकी। इससे पहले कि लियांग जिंगटियन और उसके दोस्त कुछ कर पाते, विक्रांत कुमार एक आवासीय क्षेत्र में प्रवेश कर गया जहां उसने एक मकान किराए पर लेने की योजना बनाई थी। उसे घर किराए पर लेने से पहले समुदाय की स्थिति को समझने की जरूरत है। विक्रांत कुमार ने जियायुवान समुदाय में प्रवेश किया। सभी को फिलहाल जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। विक्रांत कुमार की हरकतों पर कड़ी नजर रखें और उसे भागने न दें। लियांग जिंग, भाग यही मार्ग है। विक्रांत कुमार ने समुदाय के चारों ओर देखा। वहां 3 निकास द्वार थे। समुदाय की दीवार बहुत ऊंची नहीं थी और उसमें बिजली भी नहीं थी, इसलिए उसे बाहर निकलने में कोई परेशानी नहीं हुई। यहां से वह बिल्डिंग नजर नहीं आती जहां अयान सक्सेना रहता है, लेकिन अगर अयान सक्सेना इस दिशा से आएगा तो वह कम्युनिटी के गेट से होकर गुजरेगा। यहाँ थोड़ा और इंतजार करने का मतलब यह नहीं है कि आपको अवसर नहीं मिलेगा। विक्रांत कुमार ने भौहें सिकोड़ी। उसने खिड़की से नीचे देखा और पाया कि समुदाय के गेट पर सड़क के किनारे 4 और कारें खड़ी थीं, दोनों तरफ 2-2। इतने कम समय में 4 और कारें देखना थोड़ा अजीब था। मैं उजागर हो गया हूँ, विक्रांत कुमार मन ही मन बुदबुदाया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह फिर से कैसे उजागर हो गया। जब उसने अपना रूप बदला और मेकअप किया तो परिचित भी उसे पहचान नहीं पाए। विक्रांत कुमार तेजी से नीचे चले गए। नीचे कुछ साइकिलें खड़ी हैं। विक्रांत कुमार ने एक गैजेट निकाला और दोनों साइकिलों की चेन खोलकर आसानी से निकाल ली। फिर उसने अंदर से चेन से साइकिल का दरवाजा कसकर बंद कर दिया। ये समुदाय अपेक्षाकृत पुराना है। यूनिट के दरवाजे लोहे के हैं और सभी निचली मंजिलें चोरी रोधी खिड़कियों से सुसज्जित हैं। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, इमारत के निवासी फंस गए। विक्रांत कुमार बाहर की स्थिति का जायजा लेने के लिए ऊपर चले गए। क्या चल रहा है? कौन इतना मूर्ख था कि दरवाजा बंद कर दिया? कुछ ही देर बाद नीचे से किसी ने गाली देना शुरू कर दिया। उसने नीचे की यूनिट का दरवाजा खोलने के लिए चाबी का इस्तेमाल किया, लेकिन वह नहीं खुला। यूनिट के दरवाजे का पिछला हिस्सा दरअसल लोहे की चेन से उलझा हुआ था। हनी, नीचे आओ और दरवाजा खोलो। मुझे आश्चर्य है कि चेन किसने वहां उलझा दी है। नीचे वाले आदमी ने अपनी पत्नी को फोन करके बताया। उसकी पत्नी तुरंत नीचे आई। प्रिय, मैं इसे नहीं खोल सकता। कोठरी का दरवाजा 2 लोहे की जंजीरों से बंद है। रुको, ऐसा लगता है कि इन 2 लोहे की जंजीरों के अंदर कुछ बंधा हुआ है। दरवाजे के बाहर खड़े आदमी की पत्नी ने कहा। इसमें क्या है? दरवाजे के बाहर खड़े आदमी ने पूछा। उसकी पत्नी ने भौहें
सिकुड़ते हुए कहा, मैं इसे नहीं देख पा रही हूँ। ये काले कपड़े के एक टुकड़े में लिपटा हुआ है और इसके अंदर एक छोटी सी लाल रोशनी चमक रही है। पति, 1 मिनट रुको, मैं भाईली को ढूंढने जा रही हूँ। उन्होंने ही इसकी मरम्मत की है। उनके पास एक बड़ी चिमटी है जिससे इसे काटा जा सकता है। दरवाजे के बाहर खड़े आदमी को अचानक कुछ ख्याल आया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने जल्दी से कहा, पत्नी, नहीं, आप दूसरों को बता सकती हैं, लेकिन उनसे कहिए कि इसे बेतरतीब ढंग से न काटें, हो सकता है कपड़े में कोई बम लपेटा हो। उसकी पत्नी इतनी डर गई कि वह कुछ कदम पीछे हट गई। दरवाजे के बाहर खड़ा आदमी भी थोड़ा पीछे हट गया। उसने आगे कहा, पत्नी, मैं अभी पुलिस को फोन करने जा रहा हूँ। हिलना मत। जल्द ही उस आदमी ने पुलिस को बुला लिया। लियांग जिंगटियन और उनकी टीम को जल्द ही यह खबर मिल गई। कैप्टन लियांग, विक्रांत कुमार हमें कैसे ढूंढ लाए? कमांड रूम में किसी ने संदेह से पूछा। लियांग जिंगटियन ने कहा, इस पर चर्चा करना निरर्थक है। आइए पहले पास के पुलिस स्टेशन के साथियों को स्थिति पर एक नज़र डालने दें। वो जल्द ही एक पुलिस कार समुदाय में आ गई। इस समुदाय में लोगों और कारों के बीच कोई अंतर नहीं था और सभी कारें जमीन पर खड़ी थीं। कॉमरेड पुलिस, कृपया हमें बचाओ। कॉमरेड पुलिस, लगता है यहाँ बम है। यूनिट के अंदर कई लोग एक साथ बातें कर रहे थे। दरवाजे के बाहर खड़ी पुलिस ने कहा, पीछे रहो, यूनिट के दरवाजे के पास मत जाओ, अपने घर वापस जाओ और दरवाजा बंद कर लो। नीचे के लोग घर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस समय ऊपर से एक अजीब आवाज आई, लोहे की जंजीर में कोई बम नहीं है, लेकिन इस इमारत में अन्य जगहों पर कई बम हैं। यदि जंजीरें टूट गईं तो बम फट जाएंगे। इमारत में मौजूद लोगों के चेहरे एकदम बदल गए। इस इमारत में कितने बम हैं? लियांग जिंगटियन और उसके दोस्तों को जल्द ही खबर मिल गई। लियांग जिंगटियन को पता था कि इस समय कुछ न जानने का नाटक करना बेकार था। उन्हें इस तरह की चीजों के बारे में पता होना चाहिए। समुदाय के बाहर 2 कारों से 2 लोग उतरे। विक्रांत कुमार ने खिड़की से ये दृश्य देखा। उसका चेहरा शांत था। ये पूरी तरह से उसकी उम्मीदों के अनुरूप था। ये कैसे उजागर हुआ? विक्रांत कुमार ने चुपके से भौहें सिकोड़ लीं। जब वह हाई स्पीड रेलवे स्टेशन पर था तो उसने बहुत हल्का भेष धारण किया हुआ था और जब उसे पकड़ा गया तब भी वह शिकायत कर रहा था। अब वह बहुत ज्यादा भेष धारण कर चुका है। ये स्थिति भी बहुत गलत पाई गई। आप अयान सक्सेना की हत्या कैसे कर सकते हैं? अगर वह अयान सक्सेना के करीब पहुंच गया तो संभवतः अन्य लोग भी उसे खोज लेंगे। ऐसा लगता है कि मिशन को बदलना होगा। विक्रांत कुमार मन ही मन बुदबुदाया। मौजूदा हालात में अयान सक्सेना को मारना मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि वह अपने साथियों को बचा ले। उसके बाकी साथी मर चुके होंगे, लेकिन आज सुबह वाला अभी भी जिंदा होगा। ये सोचते हुए विक्रांत कुमार धीरे धीरे नीचे की ओर चले गए। अभी ऊपर कोई बात कर रहा था, इसलिए नीचे के लोगों की ऊपर जाने की हिम्मत नहीं हुई। जब उन्होंने विक्रांत कुमार को नीचे आते देखा तो सब उसकी ओर देखने लगे। विक्रांत कुमार ने हंसते हुए कहा, अपने अपने घर चले जाओ। यहाँ क्या कर रहे हो? पहली मंजिल पर रहो। अगर बिल्डिंग गिर गई तो तुम्हें निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सभी लोग डर कर ऊपर चले गए। उनके जाने के बाद विक्रांत कुमार ने बाहर खड़े लोगों से कहा, आपने आज सुबह मेरी साथी को गिरफ्तार किया है। कृपया उसे छोड़ दें। मैं जानना चाहता हूं कि आधे घंटे में वह सुरक्षित है या नहीं। नहीं तो यहाँ कोई मर जाएगा। दरवाजे के बाहर से दौड़कर अंदर आए कई राष्ट्रीय सुरक्षा सदस्यों के चेहरे बदल गए। इमारत में कितने लोग हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों में से एक ने सबसे पहले पहुंचे पुलिस अधिकारी से फुसफुसाकर कहा। पुलिस अधिकारी ने कहा, वहां संभवतः 40 से 50 लोग होंगे। उनमें से अधिकतर बुजुर्ग और बच्चे हैं तथा युवा लोग मूलतः काम पर जा रहे हैं। ये खबर जल्द ही लियांग जिंगटियन तक पहुंच गई। लियांग जिंगटियन ने भौहें सिकोड़ी। इमारत में 40 या 50 लोग थे। अगर वहां वाकई बम था तो कौन जानता है कि अगर वह फटा तो कितने लोग मारे जाएंगे या घायल होंगे। डिंग डिंग, श्री प्रदीप शर्मा का मोबाइल फोन बज उठा। वह अब स्टेडियम की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जिंगटियन, क्या बात है? सीरियस ने पूछा। भिड़ियों, हमारे यहाँ एक महत्वपूर्ण स्थिति है। हमें विक्रांत कुमार मिल गया, लेकिन वह बहुत सतर्क था। हमारे उसके पास पहुंचने से पहले ही उसने कुछ गड़बड़ होने का आभास कर लिया था। वह अब एक आवासीय इमारत में प्रवेश कर चुका है। उसने यूनिट का दरवाजा बंद कर दिया है। इमारत के अंदर 40 से 50 लोग हैं। अंदर बम हो सकता है। लियांग जिंगटियन हुई की रिपोर्ट। उनका स्तर श्री प्रदीप शर्मा से थोड़ा कम है। उसने क्या मांगा? सीरियस ने पूछा। विक्रांत कुमार के ऐसा करने के पीछे जरूर कोई उद्देश्य होगा। लियांग जिंगटियन, वह चाहता है कि हम हु जिंग को रिहा कर दें। उसने कहा कि अगर हम उसे आधे घंटे के भीतर रिहा नहीं करते हैं तो वह किसी को मार देगा।
हुजिंग वह महिला है जिसे आज सुबह गिरफ्तार किया गया। श्री प्रदीप शर्मा ने विचार किया। क्या तुमने कभी उसे इस मोहल्ले में प्रवेश करते देखा है? सीरियस ने पूछा। लियांग जिंगटियन, नहीं, लेकिन इस समुदाय तक कार से पहुंचा जा सकता है, इसलिए हो सकता है कि वह कार से आया हो। भेड़ियों, क्या तुम्हें लगता है कि अंदर कोई बम नहीं है? श्री प्रदीप शर्मा ने कहा, इस बात की पूरी संभावना है कि वहां कोई बम न हो, लेकिन हम इस पर दांव नहीं लगा सकते। अगर अंदर कोई बम न भी हो तो भी अपनी क्षमता से वह बहुत से लोगों को जल्दी से मार सकता है। उससे बात करने के लिए एक वार्ता विशेषज्ञ ढूंढो। पहले देरी का समय। लियांग जिंगटियन, मैंने पहले ही इसकी व्यवस्था कर ली है। अभी के लिए इतना ही। मैं उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करूंगा। सीरियस रोड। अयान सक्सेना ने चुपके से भौहें सिकोड़ लीं। श्री प्रदीप शर्मा उनसे कुछ दूरी पर खड़े थे, लेकिन अयान सक्सेना श्री प्रदीप शर्मा और लियांग जिंगटियन के बीच बातचीत को स्पष्ट रूप से सुन सकता था। अध्याय 410। अयान सक्सेना ने लोगों को गोली मारकर मार डाला। देखते ही देखते आधा घंटा बीत गया। विक्रांत कुमार ने लोहे के गेट के पीछे से कहा, समय हो गया है, क्या तुमने उस व्यक्ति को रिहा कर दिया है? अगर नहीं तो मुझे किसी को मारना पड़ेगा। दरवाजे के बाहर खड़े बातचीत विशेषज्ञ ने कहा, विक्रांत कुमार, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपको जाने नहीं देंगे। यदि आपकी विधि सफल रही तो क्या भविष्य में आपके लोगों को गिरफ्तार करने का कोई मतलब नहीं होगा? आप कुछ बंधकों को लेकर हमें उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं। विक्रांत कुमार ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अगर ऐसा नहीं है तो मैं किसी को मारकर देखूंगा। बातचीत के विशेषज्ञ ने कहा, अगर आप किसी को नहीं मारेंगे विक्रांत कुमार, तो बातचीत करना आसान हो जाएगा। अगर आप किसी को मार देंगे तो उसका स्वरूप अलग होगा। जब तक आप किसी को मारेंगे बातचीत का रास्ता बंद रहेगा। तब तो आप में से और भी लोग मर जाएंगे। विक्रांत कुमार ने ठंडे स्वर में कहा। वार्ता विशेषज्ञ ने कहा, यही नियम है। यदि आप किसी को मार देते हैं और हम आपकी बात मान सकते हैं, तो क्या हमें आपकी बात भी माननी चाहिए यदि भविष्य में कोई और किसी को मार देता है? इससे और अधिक अपराधियों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। अधिक नागरिक हताहत होंगे। विक्रांत कुमार, आप अन्य शर्तें भी रख सकते हैं। हम आपकी अन्य उचित शर्तें भी मान सकते हैं। विक्रांत कुमार, मैं हुजिंग के साथ वीडियो चैट करना चाहता हूँ। 1 मिनट रुको, मुझे इसकी रिपोर्ट करनी है। मुझे 10 मिनट दो, बाहर बैठे वार्ता विशेषज्ञ ने कहा। विक्रांत कुमार ने ठंडे स्वर में कहा, आपके पास केवल 5 मिनट हैं। बातचीत विशेषज्ञ ने एक कदम दूर हटकर कहा, विक्रांत कुमार मरना नहीं चाहता। मुझे लगता है कि बातचीत के लिए अभी भी बहुत जगह है। मैं समय खरीदूंगा और आप लोग जल्दी करो और कोई समाधान निकालो। लियांग जिंगटियन ने सिर हिलाया। वह व्यक्तिगत रूप से कमान संभालने के लिए यहाँ पहुंचे। 3 मिनट बाद बातचीत विशेषज्ञ लोहे के गेट के पास पहुंचा। विक्रांत कुमार, आप फिलहाल हुजिंग के साथ वीडियो चैट नहीं कर सकते। हुजिंग ने कोई दवा ले ली है और अब वह कोमा में है। उसे जागने में 2 घंटे लगेंगे। विक्रांत कुमार ने व्यंग्य किया, तुम लोग समय बचाने की कोशिश कर रहे हो, है न? अगर तुम मुझे वश में करने का कोई तरीका ढूंढना चाहते हो तो सपने मत देखो। यदि आप मुझ पर बलपूर्वक हमला करेंगे तो मैं तुरंत बम विस्फोट कर दूंगा। मेरे साथियों ने पहले से ही व्यवस्था कर रखी है। छिपे हुए बम इस इमारत को पूरी तरह नष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप इसे आजमा सकते हैं। वार्ता विशेषज्ञ ने कहा, विक्रांत कुमार, मुझे इस पर विश्वास है, लेकिन कृपया मुझ पर भी विश्वास करें। हुजिंग अब कोमा में है। हम जानते हैं कि उसने पहले ही जहर खा लिया है। हम देखना चाहते हैं कि क्या उसका इलाज हो सकता है। विक्रांत कुमार, आपके उसके साथ अच्छे संबंध हैं, है ना? अगर तुम आत्मसमर्पण कर दोगे तो तुम उसके साथ रह सकोगे। तुम्हारे पास मारक औषधि है ना? तब तुम्हें मरना नहीं पड़ेगा। विक्रांत कुमार ने बाहर देखा। अभी सर्दी का मौसम है और अंधेरा जल्दी हो जाता है। 2 घंटे में अंधेरा हो जाएगा, इसलिए उसके लिए निकलना बहुत आसान हो जाएगा। मैं तुम्हें 2 घंटे दूंगा। अगर तुमने 2 घंटे बाद भी मना किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। विक्रांत कुमार ने ठंडे स्वर में कहा। वार्ता विशेषज्ञ ने मन ही मन राहत की सांस ली। ये बहुत बड़ी बात होगी अगर विक्रांत कुमारू ने किसी की परवाह किए बिना उसे मार दिया हो। पलक झपकते ही 1 घंटा बीत गया। अयान सक्सेना ने आखिरी प्रशंसक के लिए किताब पर हस्ताक्षर करना समाप्त कर दिया। जो लोग आए थे वे सभी असली प्रशंसक थे, इसलिए उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। सभी प्रशंसक कृपया व्यवस्थित तरीके से चले जाएं। अयान सक्सेना ने माइक्रोफोन उठाया और कहा, धन्यवाद मास्टर अर्जुन। कुछ लोग चिल्लाए। जल्द ही बाकी सभी लोग भी उनका अनुसरण करने लगे और चिल्लाने लगे, धन्यवाद मास्टर अर्जुन।
3,000 लोगों ने एक साथ चिल्लाया, आवाज कानों को बहरा कर देने वाली थी। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आज काफ़ी थका हुआ हूँ और काफ़ी देर हो रही है। मैं आज आप लोगों से बात नहीं करूँगा। मैं कुछ दिनों बाद लाइव प्रसारण के दौरान आप लोगों से अच्छी बातचीत करूँगा। कृपया व्यवस्थित तरीके से जाएं। प्रशंसक एक एक करके चले गए और अयान सक्सेना, श्री प्रदीप शर्मा व अन्य लोगों की सुरक्षा में दूसरे रास्ते से तुरंत निकल गए। श्री प्रदीप शर्मा और अयान सक्सेना एक ही कार में थे। क्या विक्रांत कुमार के साथ कोई प्रगति हुई है? अयान सक्सेना ने पूछा। प्रदीप शर्मा हैरान रह गए, अयान सक्सेना को कैसे पता चला? मिस्टर सक्सेना, क्या आप जानते हैं? अयान सक्सेना ने सिर हिलाया, वह जियायुवान समुदाय में है। मुझे बताओ, क्या आपके पास उन लोगों को बचाने के लिए कोई अच्छी योजना है? ये श्री प्रदीप शर्मा थोड़ा हिचकिचा रहे थे। संकोच मत करो, बस कह दो। श्री प्रदीप शर्मा ने हल्की सी आह भरी। श्री सक्सेना, विक्रांत कुमार बहुत सतर्क है। जब तक हम कार्रवाई करेंगे, वह संभवतः तुरंत बंधकों को मारना शुरू कर देगा। बलपूर्वक हमला करना उचित नहीं है। फिलहाल हम उसे जाने देने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन अगर वह इस बार चला गया तो उसे दोबारा पकड़ना शायद मुश्किल हो जाएगा। संभवतः वह मैजिक सिटी छोड़ देगा। अयान सक्सेना ने कुछ देर सोचा और बोला, चलो वहां चलते हैं। श्री प्रदीप शर्मा के चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने तुरंत कहा, मिस्टर सक्सेना, नहीं। आपकी स्थिति को देखते हुए आप बिल्कुल भी खतरे में नहीं हो सकते। अयान सक्सेना, चिंता मत करो, मैं कोई जोखिम नहीं लूंगा। मैं जाकर देखूंगा कि अंदर कोई बम है या नहीं। श्री प्रदीप शर्मा हैरान थे। मिस्टर सक्सेना, क्या आप ये बता सकते हैं? अयान सक्सेना, मैं उसकी बातों और उसके हाव भाव से अंदाजा लगा सकता हूँ। चिंता मत करो, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। मेरी पत्नी और बच्चे हैं। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। मिस्टर सक्सेना, मुझे अपने वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट करना है। अयान सक्सेना, मैं सीधे अरुण कुमार को फ़ोन करूंगा। 5 मिनट बीत गए। अरुण राव अंततः सहमत हो गए। आधे घंटे से अधिक समय बीत गया। अयान सक्सेना और उसके दोस्त अभी तक जियायुवान समुदाय में नहीं पहुंचे थे, लेकिन विक्रांत कुमार और उसके दोस्तों ने जो 2 घंटे तय किए थे वे पहले ही बीत चुके थे। विक्रांत कुमार ने जोर से कहा, समय हो गया है। मैं हू जिंग के साथ वीडियो चैट करना चाहता हूँ। विक्रांत कुमार, हू जिंग अभी तक नहीं जागी है, लेकिन हमें खबर मिली है कि मिस्टर सक्सेना आएंगे। उन्होंने कहा है कि वे आपसे बात करना चाहते हैं। वे करीब आधे घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगे। बातचीत विशेषज्ञ दरवाजे के बाहर हैं। विक्रांत कुमार का दिल पसीज गया। क्या अयान सक्सेना यहाँ आएगा? आप जिस मिस्टर सक्सेना की बात कर रहे हैं वह अयान सक्सेना है। वार्ता विशेषज्ञ यू, हाँ, यह मास्टर अयान सक्सेनालिन हैं। वे आपको सलाह देने आए हैं। क्या आप थोड़ी देर और प्रतीक्षा कर सकते हैं? तो मैं आधे घंटे और इंतजार करूंगा। कोई चाल मत खेलो, विक्रांत कुमार ने ठंडे स्वर में कहा। अगर अयान सक्सेना आता है तो वह अयान सक्सेना को मार भी सकता है। आधा घंटा और बीता और अयान सक्सेना आ गया। विक्रांत कुमार ने खिड़की से बाहर काफिले को देखा और बुलेट प्रूफ वाहन, जिसमें अयान सक्सेना सवार था, समुदाय में प्रवेश कर गया। करीब आएं, अयान सक्सेना ने आदेश दिया। बख्तरबंद वाहन इमारत के काफी करीब आ गया था। मिस्टर सक्सेना, कृपया कार से मत उतरिए। सीरियस। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, अयान सक्सेना ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गए। विक्रांत कुमार, क्या तुमने मुझे देखा? अयान सक्सेना ने इमारत के अंदर की ओर चिल्लाते हुए कहा। तीसरी मंजिल से विक्रांत कुमार की आवाज आए, अयान सक्सेना, अगर तुम अंदर आओ तो मैं बाकी लोगों को भी रिहा कर सकता हूँ। अयान सक्सेना मुस्कुराया, वहाँ कोई बम नहीं है ना? अगर वहाँ बम है तो आप उन्हें इस दूरी से मुझ पर फेंक सकते हैं। ये कहकर अयान सक्सेना थोड़ा बाहर झुक गया। श्री प्रदीप शर्मा और अन्य लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। अयान सक्सेना आगे की ओर झुका और बंदूक अयान सक्सेना को जा लगी। आपके पास बंदूक नहीं है, क्या मैं सही हूँ? अयान सक्सेना ने मुंह खोला। विक्रांत कुमार, अगर उसके पास बंदूक होती तो वह अयान सक्सेना को तुरंत गोली मार देता। अयान सक्सेना, आपने पहले से कोई व्यवस्था नहीं की थी। जब आपको पता चला कि आप संक्रमित हो चुके हैं तो आपने अस्थायी रूप से यह स्थान चुना। विक्रांत कुमार जोर से हंसे। मिस्टर सक्सेना, आप बहुत शक्तिशाली और साहसी हैं, लेकिन क्या किसी को मारने के लिए आपको बंदूक की जरूरत है? मैंने उनमें से कई को अपने नंगे हाथों से आसानी से मार डाला। अयान सक्सेना ने तुरंत गोली चला दी। टकराना। गोली एक ही लाइन में चल गई। विक्रांत कुमार बहुत अच्छी तरह से छिप गया था और जिस स्थान पर वह स्थित था वहां सामान्य रूप से गोली नहीं चलाई जा सकती थी, लेकिन अयान सक्सेना की निशानेबाजी महान है। पफ। गोली विक्रांत कुमार के सिर में सटीक लगी।
अध्याय 411 ये लक्ष्य पर कैसे लगा। अयान सक्सेना ने अपनी बंदूक रख दी। मिस्टर प्रदीप शर्मा, इसे मारा जाना चाहिए था। इसकी जांच के लिए ड्रोन भेजिए। श्री प्रदीप शर्मा और अन्य लोग अयान सक्सेना को आश्चर्य से देखने लगे। तुम्हें ये कैसे मिला? विक्रांत कुमार दीवार के पीछे छिपा हुआ था। हालांकि वह खिड़की के पास था, लेकिन उनके पास शूटिंग का कोई कोण नहीं था। इसके अलावा अयान सक्सेना की शूटिंग भी उनसे अलग थी। उसने गोली चलाने से पहले अपना हाथ बहुत तेजी से घुमाया। ये फिल्मों में दिखाए जाने वाले बंदूक चलाने के तरीकों से इतना मिलता जुलता कैसे लग रहा था। तुरंत जांच के लिए ड्रोन भेजो। देखो कि विक्रांत कुमार मर गया है या नहीं, और बाकी जगह की भी जांच करो। श्री प्रदीप शर्मा को होश आया और उन्होंने आदेश दिया। अयान सक्सेना की शूटिंग स्किल्स कमाल की हैं, लेकिन अयान सक्सेना के साथ पहले भी कई जादुई चीजें हो चुकी हैं, इसलिए ऐसा एक और होना कोई बड़ी बात नहीं लगती। हाँ, बस जल्द ही कई ड्रोन उड़कर आ गए। ड्रोन फुटेज के माध्यम से श्री प्रदीप शर्मा और उनकी टीम ने देखा कि गोली विक्रांत कुमार के सिर पर सटीक रूप से लगी थी। जल्द ही कई ड्रोनों ने अन्य क्षेत्रों की जांच की और कोई खतरा नहीं पाया। चल दर, अयान सक्सेना कार में बैठ गए और शांत भाव से बोले, विक्रांत कुमार काफी शक्तिशाली है, लेकिन उसके और उसके बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा है। विक्रांत कुमार को मारना उसके लिए एक छोटी सी बात है। जल्द ही अयान सक्सेना और उनका काफिला वहां से चला गया। भेड़ियों, क्या तुमने अभी देखा? ये कैसे लगा? गोली वास्तव में मुड़ सकती है। श्री प्रदीप शर्मा के बगल में बैठे व्यक्ति ने अविश्वास से कहा। वह बहुत कुशल निशानेबाज था और मौके की तलाश में था, लेकिन विक्रांत कुमार बहुत चालाक था और उसने उसे कोई मौका नहीं दिया। श्री प्रदीप शर्मा, कृपया सभी को बताएं कि अभी क्या हुआ। इसके बारे में यूं ही बात न करें। उनकी राय में अयान सक्सेना की शूटिंग कौशल अयान सक्सेना का तुरुप का पता है, और इस बार उसने लोगों को बचाने के लिए इसका प्रदर्शन किया। प्रदीप शर्मा को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह अयान सक्सेना का तुरुप का पता नहीं था। अयान सक्सेना का तुरुप का पत्ता उसकी मजबूत काया और उसकी मौजूदा शानदार मार्शल आर्ट स्किल्स थी। यह उसका 4000 घन का अंतरिक्ष वलय है। ये उनकी प्रसिद्ध निशानेबाजी से कहीं बेहतर हैं। पापा, जब अयान सक्सेना घर लौटा तो अनिंदिता सक्सेना तुरंत दौड़कर आई। पिताजी, मुझे आपकी याद आती है। अयान सक्सेना ने उसे उठाया और अनिंदिता सक्सेना ने अयान सक्सेना को कई बार चूमा। रोशनी मेहरा की आवाज रसोई से आई, पति जी, जीक्सी को हाथ धुलवाने ले जाओ और जल्दी से खाना खा लो। अयान सक्सेना ने जोरदार जवाब दिया। शीशी, क्या मम्मी आज खाना बना रही हैं? अयान सक्सेना ने धीमी आवाज में पूछा। अनिंदिता सक्सेना ने पलकें झपकाते हुए कहा, पिताजी, आपने आज बहुत मेहनत की है। आपको बाद में और खाना चाहिए। मैं कहीं नहीं गई हूँ और मेरा पेट भर गया है। अयान सक्सेना मंद मंद हंसने लगा। मैं माँ को बताऊंगा। अनिंदिता सक्सेना ने तुरंत कहा, पिताजी, यह आपके और मेरे बीच का रहस्य है, आप माँ को नहीं बता सकते। जल्द ही अयान सक्सेना और उसके दोस्तों ने हाथ मुंह धोए और खाना खाया। पकवान का स्वाद स्वाभाविक रूप से औसत था, लेकिन कम से कम ये पकाया गया था और मूल की तुलना में नमकीनपन सामान्य था। खाया जा सकता है। हनी, पास के जियायुवान समुदाय में कुछ हुआ है, रोशनी मेहरा ने बात की। इंटरनेट पर संबंधित जानकारी को ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन इसे निजी तौर पर फैलने से नहीं रोका जा सका। चूंकि निवासी बहुत करीब थे, इसलिए मालिक समूह के लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, पुलिस पहले ही इससे निपट चुकी है। यह कोई बड़ी बात नहीं है और इसका कोई खास असर भी नहीं होगा। चिंता मत करो। वह जानता था कि रोशनी मेहरा ने यह इसलिए पूछा था क्योंकि उसे डर था कि गैंगस्टर उसे निशाना बना सकता है। समाधान हो गया। रोशनी मेहरा की आंखें चमक उठीं। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया, चिंता मत करो, ये हल हो गया है। इतना ही, रोशनी मेहरा ने राहत की सांस ली। पूर्वी चेरी देश, ईश्वर सिंह और उनकी टीम को खबर मिल गई। विक्रांत कुमार मर चुका है। उन्होंने 10 उच्च स्तरीय निंजा भेजे और विक्रांत कुमार आखिरी निंजा था। विक्रांत कुमार की मौत का मतलब था कि यह हत्या का प्रयास पूरी तरह से विफल हो गया था। मुझे क्या करना चाहिए? ईश्वर सिंह हतप्रभ दिखे। ऑपरेशन विफल हो गया, लेकिन इनाम अभी भी था, और वह इनाम वाले 30 या 40 लोगों में से एक था। अरविंद यादव अंदर आए। भाई आसो, हमें और लोगों को भेजना होगा। हम विभिन्न निंजा संगठनों से उच्च स्तरीय निंजा लाएंगे और हम कुछ उच्च स्तरीय विशेष बल भी भेजेंगे। ईश्वर सिंह ने गहरी आवाज में कहा। अरविंद यादव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे डर है कि यह काम नहीं करेगा। प्रमुख निंजा संगठन शायद सहमत नहीं होंगे। प्रमुख वित्तीय समूहों के निदेशक सभी फंस गए हैं। वे सभी प्रमुख निंजा संगठनों के वित्तीय समर्थक हैं। ईश्वर सिंह उदास दिख रहे थे।
उन्होंने अनिच्छा से कहा, क्या हम ऐसे ही हार मान लेंगे? हमारे पास अभी भी जीतने का मौका है। ईश्वर सिंह को पता है कि अगर वह अब हार मान लेते हैं तो उन्हें इसका दोष अपने ऊपर लेना पड़ेगा। अरविंद यादव ने आह भरी, भाई इशिहारा, हमने 10 लोगों को भेजा था और वे सभी इतने कम समय में ही नष्ट हो गए। अगर हम किसी और को भी भेजते तो भी उन्हें खोजा जा सकता था। और अगर हम इसे जारी रखेंगे तो रहस्य जारी रहेगा और रहस्य और भी बढ़ सकता है। आपका क्या कहना है कि हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर सिंह चुप हो गया। आसो ने कहा, भाई इशिहारा, प्रमुख वित्तीय समूह निश्चित रूप से हमें इस तरह जारी रखने में समर्थन नहीं देंगे। हमारे 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। तभी अरविंद यादव का फोन बज उठा। फोन उठाने के बाद उन्होंने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, 2 से ज्यादा हैं। अभी अभी एक और की हत्या कर दी गई। ईश्वर सिंह उदास होकर बैठ गया। वह जानता था कि वह बर्बाद हो चुका है। इतने कम समय में 3 कोषाध्यक्षों की मृत्यु से जीवित बचे कोषाध्यक्षों पर अनिवार्य रूप से भारी दबाव पड़ेगा। भाई आसो, अगर हमने अयान सक्सेना के रिश्तेदारों को निशाना बनाया तो एसो जियोनग ने कहा, अयान सक्सेना आपके पैसे ट्रांसफर कर सकता है और वह हमारे सारे पैसे भी ट्रांसफर कर सकता है। क्या आपको लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो वह पीछे हट जाएगा? इशिहारा तारो ने कठोर स्वर में कहा, यदि उसने ऐसा करने की हिम्मत की तो वह हमारे दैतो साकुरा साम्राज्य को उनके साथ युद्ध करने के लिए मजबूर कर देगा। अरविंद यादव ने इशिहारा तारो की ओर देखा। शायद वे इसके लिए पूछ नहीं सकते। ईश्वर सिंह, अरविंद यादव, हालांकि मैं ये स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन हमारा तोसाकुरा साम्राज्य उनके जितना शक्तिशाली नहीं है। ईश्वर सिंह ने अपना मुंह खोला। वह प्रत्युत्तर में कुछ कहना चाहता था परंतु कह नहीं सका। पूर्वी सकुरा देश में एक और स्थान। ओमकार देसाई और 20 या इतने ही लोग तुरंत एकत्र हो गए। क्या आप सभी को खबर मिल गई? मियाता मर चुका है और आखिरी निंजा जिसे हमने भेजा था वह भी मर चुका है। ओमकार देसाई ने गहरी सांस ली और कहा। सभी ने सिर हिलाया। वे सभी दुखी दिख रहे थे। मरने वाले 3 लोगों के पास 10 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की संपत्ति थी, लेकिन उनका जीवन उतना ही नाजुक था। हर किसी को शायद हार माननी पड़ेगी, वरना अगर सस्पेंस जारी रहा तो हम में से और लोग मर जाएंगे। हम हर समय यहाँ एकत्र नहीं हो सकते और यदि हम एकत्र भी होते हैं तो ये पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। ओंकार देसाई ने गहरी आवाज में कहा। उसके बगल में बैठे व्यक्ति ने कहा, अगर हम अयान सक्सेना को ढूंढ भी लें तो भी वह ये बात स्वीकार नहीं करेगा। हम इस बारे में कैसे बात कर सकते हैं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, हम उनसे ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं। हम एक संदेश भेज सकते हैं और वह हमें ढूंढ लेंगे। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह क्या शर्तें प्रस्तावित करता है। सभी ने सिर हिलाया। उन्होंने तुरंत इंटरनेट पर एक संदेश पोस्ट किया जिसमें वे उस रहस्यमय व्यक्ति से बात करना चाहते थे और उन्होंने एक वेबसाइट का पता भी दिया जो आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं था। श्री सक्सेना, तोसाकुरा देश में 3 धनी लोग मर गए हैं और वे उस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं जिसने उनके जीवन पर इनाम रखा था। श्री प्रदीप शर्मा ने अयान सक्सेना को बुलाया। अयान सक्सेना, तियान लैंग, हालांकि इस मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वे जो चाहें कर सकते हैं और जब चाहें बात कर सकते हैं। ऐसी कोई अच्छी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वह रहस्यमय आदमी अब उनसे बात करेगा। श्री प्रदीप शर्मा मुस्कुराए और बोले, आप दोनों प्रतिभाशाली हैं। आप ऐसा सोचते हैं और मुझे लगता है कि दूसरा पक्ष भी ऐसा ही सोचता है।